गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने क्या किया था? फ्री कंसेंट किया था। अच्छा, कितने वजह से फ्री कंसेंट विटिएट होता है? लगाओ बोलिए, कौन कौन सा? कोर्शन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कोर्शन? डैमेज टू अ पर्सन और इज प्रॉपर्टी और थ्रेट टू डैमेज अ पर्सन और इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कोर्शन। कुछ याद आया? दूसरा, अनडू इन्फ्लुएंस। ये क्या होता है? When superior take advantage of his position on a inferior, then in such a situation it will be called as undue influence। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? किस किस के बीच में undue influence होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, टीचर स्टूडेंट, देख रहे हो खड़े हाँ है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वाला गवर्नमेंट ऑफिसर्स। कुछ याद आया? नेक्स्ट वाला और कौन सा था? बुक बन, रिवीजन करते वक्त बुक बन। ये जो पढ़ना है ये घर पे करते रहते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वाला मिस्टेक। मिस्टेक कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो कैटेगरीज। पहला एज पर पार्टीज, एज पर लॉ। एज पर पार्टीज यूनिलैटरल, बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब सिंगल पार्टी इज एट मिस्टेक, बायलैटरल मतलब बोथ द पार्टीज एट मिस्टेक। दूसरा लॉ के हिसाब से एज पर फैक्ट और लॉ। फैक्ट में मटेरियल, इमटेरियल, और लॉ में इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। कंसेप्ट समझ में आया? और फॉरेन लॉ की मिस्टेक को हम क्या समझते हैं? मिस्टेक एज टू फैक्ट। कुछ याद आया सबको? हाँ है ना। ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे। अगला वाला, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक? मिस्टेक नोइंगली, अननोइंगली और एक्टिविटी होता है, और मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अनइंटेंशनली। अगर गलत रिप्रेजेंटेशन दो तो क्या होगा? मिसरिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज फ्रॉड? इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ फ्रॉड। कुछ याद आया सबको? हाँ है ना। फिर हमने कल अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन के बीच का डिफरेंस देखा था, याद है? क्या डिफरेंस था? फिफ्टीन एंड 16। कुछ याद आया? कितने पार्टीज होते हैं कोर्शन में? कौन कौन पार्टीज होते हैं? बिटवीन थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो डू द कोर्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस टू पार्टीज में ही होगा। कोर्शन के अंदर रिलेशन होना जरूरी है क्या? नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन, हाँ। फिजिकल थ्रेट का में होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है क्या? नहीं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स आपने याद रखने हैं डिफरेंस के। समझ में आया सबको? हाँ है ना। चलो, आज मैं बढ़ रहा हूं आगे। वी आर गोइंग फॉर द इसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड। कल हमने फ्रॉड देखा था, आज इसको सिर्फ रीड करना बाकी है। सो आ जाओ, ठीक है? लेट्स गो। इसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड। आगे, fraud includes any of the following acts committed by the party to contract or with his conveyance or by his agent with intent to deceive the other party। intent to deceive केवल एक बार उसे other party thereto or his agent or to induce him to enter into a केवल एक बार उसे contract। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोलो सर। नो, तो मेन इंटेंशन होता है डिसीव करने का एंड सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने का। दो पॉइंट्स याद रखना, इंटेंट टू डिसीव द पार्टी एंड टू एंटर इनटू क्या बोले उसे कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है कंसेप्ट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। द एक्टिव कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मतलब बच्चों, व्हाट इज कंसील करना? व्हाट इज कंसीलमेंट? छुपाना। कंसील नहीं पता? छुपाना। लिख के रखो, हाइड करना, छुपा ना। ऑफ द फैक्ट मतलब कोई मटेरियल फैक्ट है और आपने छुपाई है। जैसे याद है वो कल घोड़े को कोरोना हो गया था? बोलो हाँ है ना। सो बाय हैविंग अ नॉलेज और द बिलीफ ऑफ द फैक्ट, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली? परफॉर्मिंग। बिना किसी इंटेंशन के उसको परफॉर्म करने के अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है तो भी वो फ्रॉड है। समझ में आ रहा है? हीरो हीरोइन को बोलता है इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में।
सातों जन्म में तुझे। गाना सुना है वो? नहीं सुना? गाने वाने सुनते हो तुम? नहीं, तुम वो सुनते होंगे ना, आंटी पुलिस बुला लेगी वाले, हाँ ना? लेट्स गो। सो अगर हीरोइन ने हीरोइन को प्रॉमिस किया अगले 7 जन्म तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हीरोइन बोलते है भगवान, समझ में आ रहा है? तो ये कोई इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जैसे पार्टी का प्लान करते हो सब लोग, पार्टी वार्टी का प्लान करते हो, जब ग्रुप होता है ना तो ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जो हर बार बोलता है हाँ आऊंगा ना, हाँ आऊंगा, अबे आऊंगा पक्का, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे हो 5 जन बैठे पार्टी करेंगे ऐसा बोले हाँ हाँ, उसको पूछो तू आएगा ना पक्का? आऊंगा ना। तू हमेशा नहीं आता, धोखा देता है, आऊंगा, अबे पागल है, मैं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, कौन आएगा, है ना? बोल बच्चन, ठीक है आऊंगा, हाँ आऊंगा, अरे पक्का, अरे 100%। फिर जिस दिन पार्टी होती है सवेरे फोन करो, आ रहा है तू? अबे कोई बात है क्या, मैं तेरे को लेने आ रहा हूं, समझ में आ रहा है? दोपहर को आ रहे, अरे तू नहीं आएगा पर मैं आ जाऊंगा वहां पे, ठीक है। उसको 1 घंटे पहले फोन करो, आ रहा है, अरे तू रेडी हो, मैं कपड़े पहन रहा हूं, ठीक है। और फिर उसको 15 मिनट पहले फोन करो, अरे यार वो मम्मी ने ना काम बोला, नहीं आ पाऊंगा यार। हालांकि ये जो प्रोग्राम था ना बहुत पहले से डन था कि उसको नहीं आना है, लेकिन तुम्हारी गालियां कौन खाएगा? और तुम गालियां भी नॉर्मल वाली थोड़ी देते हो, ठीक है। तो तुम्हारी एक्स का वाई, ऐसे तो एक्स इज अ रिलेटिव एंड वाई इज अ बॉडी पार्ट, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो तो अरे तो बेसिकली देखा जाए तो गालियां तो ऐसी ही देते हो ना आप, है ना? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो तुम उसको गालियां ना दो, इस चक्कर में वो हाँ आऊंगा, अबे श्योर आऊंगा। आपको पता है गोवा का प्लान फेल होने के लिए बनता है भाई। तुम कभी गोवा का प्लान करके देखो, फेल होने के लिए बनता है। पहले गोवा का व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, ठीक है, उसके ऊपर 10 लोग ऐड होते हैं, ठीक है, फिर एक एक एग्जिट मारते रहता है, ठीक है, और फिर एंड में सिर्फ एक ही वजन बचता है ठीक है, वो भी बीमार हो जाता है तो गोवा ऐसे जो प्लान विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। तो ये भी फ्रॉड है बेटा, इस चीज को भी हम क्या कहेंगे? फ्रॉड। आओ सामने आ जाओ। कोई होमवर्क किया क्या? जो 2 लोग लेट आए, होमवर्क किया 3 बार वाला? नौ के 9 कैसे याद है? 18 के 18 पूरे, मतलब इतना जोर से। लास्ट वाला केस बोलो, उसमें क्या बोला है? शाबाश। उसके पहले वाला? उसके पहले? शाबाश, शानदार, तूफान। हाँ है, किया है कि नहीं किया? फिर ये ऐसा कैसा नहीं किया है सर क्या समझो? लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, ध्यान देना। ये चीज होने के बाद में अगला, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। डिसीव मतलब धोखा दे देना, दोस्त को डिसीव, धोखा देना। तुमने धोखे खाए? यस तो ऐसे बोल रहे पापा, कितने ब्रेकअप हो गए तुम्हारे? धोखे खाए? यस सर। सो धोखे खाए तुमने? सर हमने बहुत धोखे खाए हैं, सब सेब धोखे खाए हैं, संतरे धोखे खाए हैं। ढोकला कौन धोखे खाता है? ढोकला कौन धोखे खाता है? ढोकला नहीं खाना है, धोखे क्या पब्लिक है। सो एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। फिटेड टू डिसीव मतलब फिटेड मतलब ऐसे तुमने ऐसा खतरनाक एप्रोप्रिएट एक्ट किया जो एप्रोप्रिएट एक्ट धोखा देगा। एनी एग्जाम्पल? सर मेरे एक्स ने मेरे ऊपर चीट किया सर। चीटिंग पता है ना? हाँ है ना? अरे बोलो ना। जिन सब ऐसे सुन तो ऐसे पड़ गए कि बापा कितने को एक्शन कितनों के वाई। ओके, सो धोखा देना। अगर आपने एंड टाइम पे जेरोक्स मशीन बताया, जेरोक्स
हालांकि उसका नाम फोटोकॉपी मशीन है, आप जिंदगी में उसको जेरोक्स करते बैठते हो। कुछ ऐसे कंपनी के नाम है जिन्होंने तो ओरिजिनल वर्ड को ही बदल के रख दिया, जेरोक्स इज द नेम ऑफ कंपनी, फोटोकॉपी इज द ओरिजिनल वर्ड। बिस्लेरी, भैया बिस्लेरी देना, वो निकाल के लाता है दुग्धानंद सागर, और तुम उसको बिस्लेरीज बोलते जिंदगी के अंदर। उसका ओरिजिनल नाम है मिनरल वाटर। कौन सा वाटर? मिनरल वाटर, बिस्लेरी। वॉल्वो एसी स्लीपर क्लास बस, ना वॉल्वो इज अ कंपनी, वो मर्सिडीज बेंज की भी क्यों ना रहे, और स्लीपर क्लास और एयर सस्पेंशन रहे, तुम बोलते वॉल्वो है। समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं एयर सस्पेंशन स्लीपर क्लास बस। समझ में आ रहा है सब? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। हाँ वो क्या गया शाबाश। सो जेरोक्स, फोटोकॉपी, बिस्लरी, मिनरल वाटर। आप अगर गांव खेड़े में गली कुचों में जाओ, पार्ले जी मतलब बिस्किट्स। और आपको पता है अपने यहां कुकी नहीं बोलते, अपने आप कुकी को भी बिस्किट ही बोलते हैं। वो एडवर्टीजमेंट में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं दिस इज शूबेरी कुकी, अपन बोलते बिस्किट ला। कंसम समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अरे हाँ है ना? उसके बाद में कोलगेट, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जिन्होंने इनके ओरिजिनल नाम को रिप्लेस करके रखा हुआ है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? अब बेसिकली देखा जाए तो तुम जेरोक्स मशीन बेचने के लिए निकाले। अब जेरोक्स मशीन इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, अगर आप कभी जेरोक्स मशीन खोल के देखो और तुमने एक आधा स्पेयर पार्ट इधर उधर ऐसे दबा दिया गलती से, तो अंदर से ऐसे वुप करके काली इंक बाहर निकलती है। ठीक है? तो तुम्हारा मतलब तुम टैन हो जाओगे 2 सेकंड के अंदर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब तुमने किसी को जेरोक्स मशीन बेचने के लिए निकाली, सामने वाला पर्सन आया, उसने जेरोक्स मशीन देखा, उसको लगा जेरोक्स मशीन अच्छी है, वो बोले चलती है क्या? तो बोले हाँ दौड़ती है। ठीक है? तो अब ऐसी सिचुएशन में उसने मशीन ले लिया, बाद में चलाने की कोशिश किया, अंदर देखा तो अंदर से मशीन पूरी खाली थी, ऊपर का सिर्फ डब्बा था। क्लियर है? फिटेड टू डिसीव। आपका इंटेंशन कैसा है? फिटेड टू डिसीव, धोखा देने वाला इंटेंशन है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो इसे भी हम फ्रॉड कहेंगे। एनी सच और ओमिशन एज लॉ स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी, क्या बोले एक बार से, फ्रॉडुलेंट। लॉ ने जिस चीज को फ्रॉडुलेंट बोला है वो भी फ्रॉड ही है। आप किसी को 420 बोलते हो, 420 इंसान है, बोलते हो नहीं बोलते हो? 420 ही बोलते हैं। क्या खास बात है 420 वर्ड में? 420 में क्या खास बात है? इट इज सेक्शन नंबर 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड विच टॉक्स अबाउट फ्रॉड एंड चीटिंग। तो इसलिए लोग 420 ये वर्ड बहुत फेमस हो गया कि ये आदमी बहुत 420 है। 420 है मतलब इट इज इंडियन पिनल कोड सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार? 420, विच इज इंटेंशन टू फ्रॉड एंड डिसीव। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो क्लियर है कंसेप्ट? एग्जैक्टली। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 420 के अंदर फ्रॉड एक्सप्लेन किया है, तो वो जो भी फ्रॉड एक्सप्लेन किया है उसको हम क्या कहेंगे बोले एक बार? उसे फ्रॉडुलेंट ओमिशन। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर। ना ये चीज को याद रखना। तो उन्होंने अलग अलग फ्रॉड के तरीके बोले हैं। ऐसी चीज बोलना जो सही नहीं है, छुपाना, प्रॉमिस करना जो परफॉर्म करने का इंटेंशन नहीं है, धोखा देना, ओमिशन करना, या एक्ट में लिखी हुई कोई भी चीज करना, उसे हम क्या कहते हैं बोले एक बार? उसे फ्रॉड। ओमिशन का मतलब भूल जाना नहीं, ना ना ना, एस्केप कर देना, छोड़ देना। मतलब कोई मटेरियल पॉइंट है, तुमने उसको छोड़ दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं सत्यम का फ्रॉड हुआ था 2009 में, ठीक है? तो सत्यम ने मटेरियल फैक्ट ओमिट कर दिए थे। जो फ्रॉड वाले फैक्ट है ना, वो सब क्या कर दिए थे? ओमिट। सत्यम के केस में 5040 करोड़ का, 5320 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस था, जिसमें से 5040 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस गायब था। तो उन्होंने इसको ओमिट कर दिया, इसका रिपोर्टिंग नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये है ही नहीं करके। दिस इज ओमिशन, मटेरियल फैक्ट को बोलना ही नहीं। क्लियर है? मटेरियल फैक्ट के ऊपर चुप हो जाना। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। ना इसको क्या कहते हैं? मटेरियल ओमिशन। तो वहां लिखना मटेरियल फैक्ट इज नॉट डिस्क्लोज्ड, मटेरियल फैक्ट इज नॉट डिस्क्लोज्ड विच इज नीड टू बी डिस्क्लोज्ड, which is need to be disclosed.
विच इज नीड टू बी डिस्क्लोज्ड, फुल स्टॉप। नॉर्मली सेकंड हैंड जब बाइक या कार परचेस करते हो तब ये वाला रूल लगता है। सेकंड हैंड बाइक कार पता है, जब सेकंड हैंड बाइक या कार परचेस करते हो तो आप पूछते हो वो जो बेचने वाला है उसको, भैया सब ठीक है क्या? वो बोलता है हाँ, क्लियर है। बट अगर समझो कोई मटेरियल ओमिशन है उसके अंदर, जैसे आपने गाड़ी का इंजन चेंज करके उसको रिहाउल करके कोई दूसरा इंजन बिठाया है, क्लियर है कंसेप्ट, तो मटेरियल ओमिशन हो गया, आप फैक्ट के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जैसे बाइक को बार बार बंद पड़ने की आदत है, जब आप बेचने के लिए निकाले सामने वाले ने पूछा कोई प्रॉब्लम है क्या, आप कुछ भी नहीं बोले, लेकिन बाइक को बार बार बंद पड़ने की आदत है, तो ऐसे सिचुएशन में यू शुड डिस्क्लोज इट कि नहीं भाई बाइक बार बार बंद पड़ती है, क्लियर है। तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोले एक बार उसे? वॉइडेबल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसलिए देखो लोग जब नॉर्मली गुड्स बेचते हैं ना OLX पे, वो क्या बोलते हैं, भैया आप सब कुछ चेक कर लो आपके हिसाब से, फिर ही खरीदना, बात की चीजों के लिए हम लाइबल नहीं है। OLX पे सेकंड हैंड चीजें खरीदते हैं ना, तब आप बोलते हो ना कि भैया आके देख लो, आप खुद सेटिस्फाई हो जाओ तो खरीदना, बात की कोई भी चीज के लिए हम लाइबल नहीं है, क्लियर है। ये किस वजह से? बिकॉज मटेरियल ओमिशन से बच जाए। सामने वाली पार्टी को अगर आपने परफॉर्मेंस का पूरा राइट दिया है, समझो तुमने गाड़ी जो है टू व्हीलर तुम्हारी बेचने के लिए निकाली, सामने वाला पर्सन आया, उसने पूछा कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम बोले मेरे को नहीं पता, चाहिए तो 4 दिन गाड़ी चला के देखो फिर उसके बाद में खरीदना। वो लेके गया 4 दिन गाड़ी उसने नहीं चलाई, अब तुमने ओमिशन नहीं किया, तुमने बोलना चाहिए था मानता हूं कि बार बार बीच में बंद पड़ती है, पर तुमने उसको परफॉर्मेंस का राइट दिया, 4 दिन चला के देखो, 4 दिन लेके भी गया, उसने गाड़ी नहीं चलाई, उसकी गलती, क्लियर है आंसर। अब उसको मटेरियल ओमिशन नहीं माना जाएगा, क्लियर है। तो व्हेन यू गिव अ सब्सटेंशियल चांस टू द अदर पार्टी टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जामाइन द सेम, तो उस केस में मटेरियल ओमिशन वाला क्लॉज वर्क नहीं करता, कंसीलमेंट वाला क्लॉज वर्क नहीं करता, क्लियर है। क्योंकि मटेरियल ओमिशन और कंसीलमेंट उसको समझ में आ जाना चाहिए अगर उसके पास प्रोडक्ट है तो। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो कंसेप्ट दिमाग में जा रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ओके, सो ये होने के बाद में नीचे साइलेंस एज अ फ्रॉड, ये बहुत, हाँ बोलो कौन सा, विच वन? फिटेड टू डिसीव, धोखा देना, मतलब किसी को जानबूझ के धोखा देना। अब मैंने इस धोखा देने के लिए एग्जांपल भी बोला था ना आपको अभी, बोलो हाँ है ना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉपी गुड्स पता है, समझो मैंने एक रिबॉक का शोरूम खोला और उसके अंदर रिबॉक का कोई ओरिजिनल माल नहीं रखा, सब यूएसए से लाया, यूएसए पता है ना, उल्लासनगर सिंधिया से, फर्स्ट कॉपी पूरा, तो वहाँ से पूरा यूएसए से रिबॉक लाया, उसके अंदर लिखा था रिबॉक, रिबुक, रिबुक बुक, वो रहता है ना सेम फॉन्ट के अंदर अलग अलग नाम बनाते हैं, यस और नो, तो ऐसे पूरे लाया और वहाँ पे रख दिए, तुमने खरीद भी लिए। नाउ इट इज नॉट अ ओरिजिनल वन। मतलब आप आजकल तो लोगों ने इतना खतरनाक एक्सपर्टीज क्रिएट किया है कि ओरिजिनल से भी बेटर कॉपी बनाते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अब ओरिजिनल वालों का ब्रांड है इसलिए उनको प्राइस ज्यादा मिलता है, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट लगा लो तो बेटर कॉपी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सकता है। जैसे सैमसंग के स्मार्टफोन के जितने भी कॉपीराइट्स है वो सब एप्पल के इन्फ्रिंज्ड कॉपीराइट्स है। आईफोन 1 जब लॉन्च हुआ था, आपको पता है सैमसंग के ऊपर एप्पल वालों ने $1 बिलियन का पेनल्टी ठोका था, ये पता नहीं आपको? कुछ 5 साल पहले की बात है, एप्पल और सैमसंग के बीच में केस हुआ था स्मार्टफोन के ऊपर से कि सैमसंग ने एप्पल के पूरे पेटेंट कॉपीराइट्स इन्फ्रिंज किए। इन्फ्रिंज मतलब उनका जो स्मार्टफोन का टेक्नोलॉजी था उसको सैमसंग ने यूज किया है करके, क्लियर है। ये पूरा केस चला और कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सैमसंग विल पे $1 बिलियन पेनल्टी। 1 बिलियन में कितनी जरूरत है? लगाओ बोली, मिलियन, 1 मिलियन मतलब कितना? 10 साल, 10 लाख, शानदार। 1 बिलियन मतलब कोई बात नहीं, आ जाओ। एक आप ऐसे अगर याद रखोगे तो आपको जिंदगी में याद नहीं रहेगा। लॉजिक याद रखो, इंडिया में वेन एवर वी ट्रेड इन द INR, ठीक है, इंडियन नेशनल रूपी, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ 30 then 22, राइट। सो हमारा ये हो गया 1000, लाख, करोड़। 70 इज अ करोड़, 90 इज अ 100 करोड़। बोलो हाँ या ना। When you go into world, आप कोई भी करेंसी ले लो, पॉन्ड,
डॉलर, यूरो, येन, एनी गॉड डैम करेंसी, दिनार, इनका कंसेप्ट होता है सिर्फ 3 जीरोस का। पहले 3 जीरोस 1000, नेक्स्ट 3 जीरो मिलियन, तो मिलियन में 6 जीरो मतलब 10 लाख मतलब 1 मिलियन, फिर और 3 जीरोस ऐड कर दो, बिलियन, बिलियन में 9 जीरो मतलब अपना 100 करोड़, तो उनका 1 बिलियन, अपना 1 लाख करोड़ तो उनका 1 ट्रिलियन, अपना 1000 लाख करोड़, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? 1000 लाख करोड़ मतलब उनका 1 जिलियन। जिलियन नहीं पता आपको? अपने इसमें इस करेंसी के बहुत लंबे डिनोमिनेशन है, अरब, खरब, ये जो है ना, ये तो हो गया अपना 100 करोड़, दैट इज 1 अरब, दिस इज 1 अरब, 9 जीरोस इज इक्वल टू 1 अरब, और 2 जीरो ऐड कर दूं खरब, फिर दशम, द्विदशम, त्रयोदशम, तुम वो पेटी और खोके में ही रह गए। हाँ है ना, इंडिया का ऐसा पूरा डिनोमिनेशन वाला करेंसी है। जब इंडिया का अर्थशास्त्र लिखा था, कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो उसने 27 जीरोस तक के पूरे डिनोमिनेशन लिखे थे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो जरूरत ही नहीं, इतना कमाना ही नहीं है हमको, अपन सर इतना कमा ले नहीं है 9 जीरो तक के, तो बहुत है सर जिंदगी के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। नीचू, अब ये हो गया ट्रिलियन। इंडिया में ऐसी कोई चीज है क्या जो ट्रिलियन में वैल्यू की जाती है? 1 लाख करोड़ के आसपास। बोलो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जितनी कंपनियां लिस्टेड है, नियरली 5000, मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय देयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डॉलर 1.63 ट्रिलियन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सेम विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज डॉलर 1.59 ट्रिलियन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये दुनिया का 8th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ये 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, इतनी बड़ी वैल्यू होने के बाद भी। एशिया का 4th लार्जेस्ट और एनएससी एशिया का 5th लार्जेस्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट का टोटल कैपिटल वैल्यूएशन 1,63,000 करोड़ डॉलर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 70 रुपए, अभी तो 75। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब तुम करते बैठो, ये तो कैलकुलेटर के बाहर जा रहा है। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? तो जब एप्पल के ऊपर पेनल्टी ठोकी गई थी, सैमसंग के ऊपर एप्पल ने $1 बिलियन का पेनल्टी ठोका था फॉर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। इसे कहते हैं डिसीव करना, धोखा देना। क्लियर है? और आपको पता है सैमसंग ने पेनल्टी कैसे पे की? $1 के एक कॉइन में 1 बिलियन कॉइन पे किए। क्लियर? रखो बोले चिल्लर, खुश रहो। क्लियर है? क्योंकि उनको पता था कि जिस तरीके के एप्पल कॉन्जर्वेटिव अप्रोच पे आता है, सैमसंग लिबरल अप्रोच पे आता है। क्लियर है? एप्पल ये नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम्हारा चेहरा ही चलेगा, तुम्हारी फिंगरप्रिंट ही चलेगी, ये सब चीजें होती है। हाँ है ना। एप्पल के मोबाइल्स के अंदर से सिक्योर डाटा निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन सैमसंग आओ भी लड्डू, जाओ भी लड्डू। समझ में आ रहा है? कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो नहीं आना चाहिए वो भी आ सकता है, जो नहीं जाना चाहिए वो भी जा सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। दूसरी बात, जब भी ये चीज को याद रखना आपने बहुत अच्छे से, ये थोड़ा सा ऑड होगा डिस्कशन। आपके सेलफोन के ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ डाटा कभी भी नहीं मिटता, कभी भी नहीं मिटता। आप उसको डिलीट कर दो, सेलफोन को फॉर्मेट कर दो, वो डाटा रिकवर किया जा सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो सेलफोन के ऊपर अजीबोगरीब चीजें रिकॉर्ड नहीं करा। क्लियर है? ये जितने सारे ये एमएमएस वगैरह, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा हूं, ये जितने सारे एमएमएस वगैरह रिलीज होते हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ लोग रिलीज करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ उनके सेलफोन का अगर बाकायदा सॉफ्टवेयर लगाया जाए। इन दुनिया में एक ऐसा टेक्नोलॉजी था जो कभी पब्लिक के सपोर्ट में आया ही नहीं, कि अगर आपका 2 GB का डेटा है और आप उसको अगर सेलफोन से डिलीट करते हो, तो ये डाटा कॉम्प्रेस होके कुछ 150 KB के अंदर स्टोर हो जाता है आपके मेमोरी के अंदर, सेलफोन के ही, जिसको अगर आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज करके अगर वापस ट्रेस बैक करो तो उसे कहते हैं डाटा माइनिंग।
क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा इसके ओरिजिनल शेप में लाया जा सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? इसी तो तरीके से हार्ड डिस्क जब क्रैश होती है तो लोग उसमें से पूरा डाटा रिकवर करते हैं। अगर हार्ड डिस्क क्रैश होने के बाद टूटी फूटी हार्ड डिस्क से भी डाटा निकाला जा सकता है, ये तो जिंदा चीज है फिलहाल, ठीक है? तो और अगर ऐसी कोई चीज की होगी तो सेलफोन के लेना, फोड़ फाड़ के जला जुला के सत्यनारायण कर देना उसका, राम नाम सत्य है। क्लियर? ये चीज नहीं, ये चीज को याद रखना। अभी के जनरेशन को ये चीज बकायदा पता होनी चाहिए, मतलब चाहिए, ये चीज तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। कई बार मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह के लिए भी हम कुछ वीडियोस या कुछ फोटोज क्लिक करके रखते हैं। डो नॉट कीप देम इन योर सेलफोन्स, ठीक है? अगर आप ऐसे फोटोज भी क्लिक करते हो, बकायदा कैमरा के ऊपर शूट करने चाहिए और उसका मेमोरी कार्ड बर्स्ट कर देना चाहिए। डो नॉट एवर डू दिस। क्लियर है कंसेप्ट? दिस इज फॉर योर प्रोटेक्शन। ये अभी भी होता है, पूना में ऐसे कुछ है, मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं किया, पर हमारे जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो हम हार्ड डिस्क के ऊपर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हमारे बीच में 4 हार्ड डिस्क क्रैश हो गए थे एक साथ। एक बग आया था, वीस्मार्ट का वेबसाइट हैक हो गया था, उन्होंने रैंसमवेयर था वो, उन्होंने वीस्मार्ट से बग 1.5-2 साल पहले की बात है, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर वाला पीक पीरियड था, वेबसाइट भी वीस्मार्ट का हैक हो गया था। दिन के कम से कम 1,500 ऑर्डर आते थे, दिन के कम से कम 1,500 ऑर्डर, पीक समय वाला। और वीस्मार्ट का वेबसाइट हैक हो गया और वो वेबसाइट के थ्रू हमने जो हार्ड डिस्क उस वक्त कनेक्ट की थी, चारों क्रैश हो गई और हमारे सब वीडियो लेक्चर के बैकअप चारों हार्ड डिस्क के अंदर थे। हम उसको लेके गए एकदम फालतू दुकानदार, उसका मतलब ऐसे इधर से एक कंप्यूटर लटक रहा, उधर से एक कंप्यूटर लटक रहा, माउस लटक रहा, वो तुमसे बात करने के लिए खाली नहीं, इतना दुकान के ऊपर नाम भी नहीं था। हमको किसी सोर्स से वो ट्रेस आया उसका, कंप्यूटर वाले से, हम उसके पास गए, उसका चेहरा देख के लगता नहीं था वो ट्रेस करके दिखा करके, उसने चारों हार्ड डिस्क का एक एक डाटा, इवन सिंगल MB तक का डाटा उसने रिकवर करके दिया। जो कभी भी उस हार्ड डिस्क में पिछले 4-5 सालों में डिलीट हुआ होगा ना, वो सब उसने निकाल के दे दिया, जो डिलीट भी हुआ था वो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? इट इज दैट थ्रेटनिंग। सो प्लीज डू कीप दिस इन माइंड, ठीक है? आपका कोई भी, नॉट ओनली आपका पर्सनल डाटा, कोई भी इंफॉर्मेटिव डाटा, कोई भी हमारे नोट्स वोट्स के लिए जो हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं, हम उसके लिए बुप जला डालते हैं, ठीक है? उसको रखना ही नहीं, जब तक वो चीज फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं होगी तब तक डाटा उसके ऊपर हमेशा रहता है। ये चीज हमेशा प्रोटेक्शन के लिए खुद के याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना, इस चीज को क्लियरली याद रखना। ये चीज होने के बाद अगला, व्हेन साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, जनरल रूल, mere silence which likely to affect the willingness of a party is not a fraud. नॉर्मल साइलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। हीरो ने हीरोइन से पूछा आई लव यू, तुम मुझसे प्यार करती है क्या? हीरोइन सिर्फ शर्माई, साइलेंस है। साइलेंस है या नहीं है? अरे बोलो ना, हाँ है ना? वेदर इट अमाउंट्स टू फ्रॉड, हाँ तुम्हें नहीं पता, हाँ ठीक है? वो होता है ना आई लव यू बट एज अ फ्रेंड वो वाला केस हो जाता है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? सो बेसिकली देखा जाए तो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अगर आपका सामने वाले पार्टी को इंटेंशन टू डिसीव नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने का कोई इंटेंशन नहीं है। हीरो ने हीरोइन को बोला आई लव यू, वो सिर्फ शर्माई, कुछ बोली नहीं, दैट डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस, दैट डज नॉट इवन मीन रिजेक्शन। क्लियर है? बट कॉन्ट्रैक्ट हो पाया क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो एक्सेप्शन, where there is a fiduciary relation, trust on the other party and party is a silent when it requires to speak about the matter affecting a contract. बड़ा जटिल सेंटेंस है, एक बार वापस पढ़ के देखो। समझ में आला है नहीं आला है? क्या बोला है? Whether there is a fiduciary relation. What is fiduciary? ट्रस्ट वाला। What is trust? सर भरोसा। सर आई ट्रस्टेड हर, फिर की काट के चली गई, बोलो है ना? सो ट्रस्ट ऑन द अदर पार्टी and the party is silent when it requires to speak. उसने बोलने की जरूरत थी पर वो नहीं बोली। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो यस और नो। समझो, साग्या को प्यार हो गया था कटरीना से। ये कौन है?
सो सागा को प्यार हुआ था किससे, बोले एक बार, कटरीना। तो कटरीना ने सागा तो बोल दिया था, हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूं, हाँ। वो नहीं होता मेलोड्रामेटिक मूवी में, हाँ है ना, पुरानी मूवी देखी है आपने, उसमें कोई भी चीज एक बार बोल के नहीं होती थी। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ हाँ हाँ। ये और सीरियल देखो तो उसका तो बेटा तरीका ही अलग होता है, ठीक है। सीरियल में क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, एक एंगल से हाँ, दूसरे हाँ हाँ, और फिर सबके चेहरे एकदम हर एक के चेहरे के ऊपर जा जाके ऐसे ग्लो होता है कि वो शॉक हो गए करके। सो कटरीना ने सागर को बोला था हाँ हाँ हाँ, 3 अलग अलग एंगल से। समझ में आ रहा है सबको? लेकिन कटरीना का प्यार तो रणवीर पे था। सागर से एक ही गलती हुई, रणवीर कपूर वाले जमाने में शाहरुख खान जैसा प्यार करने निकला था वो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, रणवीर कपूर वाले जमाने में शाहरुख खान डीडीएलजे का प्यार करने चला था वो, बचना ए हसीनों के जमाने में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तब ऐसे सिचुएशन में कटरीना को सागे ने कन्फ्रंट किया, बोले तेरा कोई और लफड़ा चल रहा है। नाउ इट इज अ ड्यूटी ऑफ कटरीना टू से यस, बट शी वाज साइलेंट। इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। ऐसे सब सीरियस क्यों हुए? सागा के साथ हो रहा है, तुम क्यों सीरियस हो रहे हो? तो क्या एकदम फीलिंग आ गई क्या तुम्हारे साथ में सबको? ठीक है, वो बेचारा अकेला हंस रहा है जिंदगी के अंदर तुम बाकी सब सीरियस है। सो यहाँ पे कटरीना साइलेंट है, तो इट अमाउंट्स टू क्या बोले एक बार उससे, फ्रॉड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोले सर ना। सो देखो देखो सेंटेंस एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिया है मैंने। वेयर देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशन ऑफ ट्रस्ट। मुझे बताओ सागा का कटरीना के ऊपर ट्रस्ट था या नहीं था? अरे बोलो, जिंदगी के अंदर था। एंड अदर पार्टी इज साइलेंट वेयर इट रिक्वायर टू स्पीक। कटरीना ने बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, बट कटरीना क्या है? साइलेंट है। बेवफा सोनम गुप्ता है बेटा, ठीक है, बट कटरीना क्या है बोले एक बार जो से, साइलेंट है। तो ऐसे से सोनम गुप्ता मेरी कोई नहीं है, हमें पहली बार हम लोग लगे सर ये कहां से ला ली तुमने। वो बीच में स्लोगन में शुरू हुआ था ना, सोनम गुप्ता बेवफा है करके, ठीक है। सो व्हेन इट रिक्वायर, कटरीना ने बोलना चाहिए था कि नहीं मेरा भी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? बट कटरीना नहीं बोली, तो इट अमाउंट्स टू क्या बोले एक बार जो से, फ्रॉड। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले, सुनो, बड़े अच्छे से समझ में आया होगा आपको। बहुत बढ़िया, शांत। ऐसे नालायक एग्जांपल देने के बाद तो पक्का समझ में आता है। नेक्स्ट वाला, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। खामोश अल्फाजों में वो कुछ हमसे कह गए। बोलो इरशाद। खामोश अल्फाजों में वो हमसे कुछ कह गए, अरे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अरे बोलो हाँ है ना। सो साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, जब सामने वाले पार्टी का साइलेंस ही स्पीच के बराबर है। ये कब होता है बताओ? कब होता है बताओ? ये बचपन में होता था, जब तुम बाहर से कोई कांड करके घर पे लौटते थे और घर पे पप्पा ऐसे मस्त ऑफिस से आते थे, फ्रेश वेश होते थे, चाय पीते थे, तब तक तुम्हारी मम्मी राह देखती थी कि मैं कुछ ना बोलूं, ठीक है। फिर पप्पा की चाय हो गई, खाना हो गया, पप्पा थोड़े से ठीक मूड में हैं, तो मम्मी मूड खराब करने के लिए आ जाती थी पप्पा का, और बताती थी कि उनके पूजनीय बेटे या पूजनीय बेटी ने क्या कांड किया है बाहर। और उस वक्त पप्पा पहले कुछ बोलते नहीं थे, पप्पा आपकी तरफ सिर्फ देखते थे। साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच। साइलेंस अमाउंट्स टू, पप्पा आंखों ही आंखों में गुफ्तगू कर गए समझ में आ रहा है? और जितने देर पप्पा, सी इसका एक इक्वेशन है, द टाइम टुक टू स्टेयर एट यू, जितना समय आपके तरफ देखने में लगाया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीवियरिटी ऑफ द थिंग। जितना ज्यादा समय आपको गुस्से से देखेंगे, उतनी सीवियरिटी ऑफ चीज बढ़ती जाएगी। उतना इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वाट जो आपकी लगने वाली है। इट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंस्ट्रूमेंट विच विल बी यूज्ड टू बीट यू। है ना? अगर आपकी तरफ 10 सेकंड के लिए देखा तो एक झापड़, गेम ओवर। 20 सेकंड के लिए देखा
लाता बुक क्या, ठीक है, खुंदल खुंदल के। 30 सेकंड के लिए देखा, झाड़ू। 40 सेकंड बेलन। 50 सेकंड पप्पा। अबाउ 40 सेकंड हिज फादर, ठीक है। फिर पप्पा, फिर पप्पा का हाथ, फिर पप्पा का पैर, फिर पप्पा का बेल्ट। पप्पा झाड़ू वाड़ू है, पप्पा को उसमें मजा नहीं आता, बेल्ट फशाक वाह। समझ में आ रहा है? और तुम ऐसे बंदर जैसे उछलते थे। क्लियर है? हाँ, अरे बोलो यस और नो। साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच। उन्होंने तुम्हारी तरफ देख लिया, गेम ओवर। जैसे मेरे के साथ में एक केस हुआ था, मेरे को जाना था गोवा। मेरे को कहां जाना था? नहीं, वो हरकतें करने के लिए नहीं, ऐसे घूमने के लिए बोल रहा हूं। तुम जो सोच रहे हो उसके लिए नहीं। जिंदगी में एक बार गोवा जरूर जाके आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को जाना था गोवा, और हम P1 पास हुए थे, मतलब सीपीटी। नियरली 40 लोग अपियर हुए थे, 16 पास हुए थे सीपीटी के अंदर। तो ऐसा हो गया था, जो पास हो गए और जो फेल हो गए ना, वो सब तो दोस्त थे, लेकिन पास होने का वजह से कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो हमने सोचा क्यों ना सब मिलके गोवा चले जाए, तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप कैसा ठीक हो जाए ऐसा। अब गोवा की परमिशन लेने के लिए पप्पा के सामने चला गया मैं। हाँ, पप्पा को बोला, पप्पा यहां पप्पा के पास गॉड गिफ्ट है, तुम्हारी आवाज सुन के वो पहचान जाते हैं तुमको क्या चाहिए होगा। जितनी छोटी आवाज उतनी बड़ी चॉइस, ठीक है। तुमको अगर बुक चाहिए ना, तुम हक से मांगते हो पप्पा वो बुक लेनी है। तुमको पार्टी चाहिए, पप्पा। और ट्रिप जाना है, पप्पा। पहला तो सिर्फ प होता है, पा तो निकलता ही नहीं है। फिर पप्पा जैसे ही पप्पा सवेरे मॉर्निंग, और अपन भी होशियार आदमी है ना भाई, अपन ऐसे वैसे समय नहीं पूछते। जब पप्पा एकदम हैप्पीएस्ट मूड में हो, तो उनकी हैप्पी जिंदगी अनहैप्पी करने के लिए अपन पहुंच जाते हैं। बोलो हाँ है ना। और ये समय होता है संडे मॉर्निंग 10 से 11 के बीच में, जब पप्पा का नाश्ता वास्ता हो चुका होता है, चिल मारते रहते, पेपर पढ़ते रहते हैं, और तुम पहुंच जाते हो उनकी दुनिया तहस नहस करने के लिए, ठीक है। तुम जाते सी पप्पा, फिर वो पहले ध्यान ही नहीं देते, फिर तुम थोड़ा सा फोर्स, पूरी ताकत, पप्पा। फिर पेपर का एक कॉर्नर नीचे होता है, हाँ वो मेरे को गोवा जाना था। इतने जोर से नहीं, ओ गोवा। बड़ा बोला हाँ ना। साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच। 10 सेकंड, पेपर वापस आ जाता है। फिर तुम वही 2 मिनट बिना कुछ बोले खड़े रहते हो। फिर वापस से तुम थोड़ा सा टच करते हो, कहीं भूल तो नहीं गए। पापा बोलो ना। फिर पेपर के अंदर से आवाज आती है, पढ़ाई कैसी चल रही है। फिर तुम खुद ही सोचते हो गोवा कैंसिल। बोलो हाँ है ना। साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच। भाई पप्पा ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, पढ़ाई कैसे, गेम ओवर। उसके पहले जो था तुम समझ गए, उसके बाद का जो है वो भी तुम समझ गए। तो साइलेंस अमाउंट टू स्पीच। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोलो सर ना, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। सो साइलेंस इज व्हेन इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो ऐसे सिचुएशन में हम साइलेंस को फ्रॉड मान सकते हैं। पार्शियल डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रुथ विच डिसीव्स द अदर पार्टी इज अ फ्रॉड। ये बेसिकली होता है कपड़ा मार्केट में, ठीक है, खास करके प्योर सिल्क में। एक बार सेंटेंस वापस पढ़ो सब जन, बोलो क्या है। पार्शियल डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रूथ विच डिसीव्स द अदर पार्टी। आपने पार्शियल ट्रूथ डिस्क्लोज किया, पार्शियल आधा ही। नॉर्मली मम्मी के साथ कभी शॉपिंग गए हो? मम्मी के शॉपिंग के लिए, तुम्हारी नहीं, कभी नहीं जाना। ये गलती कर ली, कभी करना नहीं जिंदगी के अंदर, ठीक है। मैं मम्मी के साथ 2 बार शॉपिंग गया था। पहली बार तो पता नहीं था, दूसरी बार गलती से चला गया था, पता होने के बावजूद भी। तो मम्मी ऐसे वो साड़ियों के दुकान में मेरे को लेके गई,
दिखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव दुकान होता है वो, इतने सारे कलर, इतनी सारी चीजें, कुछ लटक रही है, कुछ बिखर रही है, और वहां ऐसे गद्दियां बिछाई होती थी। बोलो हाँ है ना, जिसके अंदर पहले वो बुला के तुम्हारे मम्मी को बिठाते थे और तुम तुम्हारे मम्मी के साथ थे, इसमें तुमको भी थोड़ी इज्जत मिल जाती थी। बोलो हाँ है ना। फिर वो पहले साड़ी दिखाने के पहले, और मैडम क्या लोगे, चाय कॉफी, और तुम सोचते थे इसके बाद कुछ मिल्क शेक वगैरह है मिलेगा। बोलो हाँ है ना। फिर वो चाय आती थी, फिर वो मम्मी को एक एक साड़ी खोल के दिखाता था, मैडम बनारसी शालू, ठीक है। फिर तुम्हारी मम्मी, अब तुमने पहली साड़ी देखी, यकीन मानना हर साड़ी वो दिखाता है ना वो मेरे को पसंद आती थी, पर मम्मी तो मम्मी है, हर साड़ी वो दिखा, हर साड़ी मेरे को पसंद आती थी। उसने ये खोली, बोला वाह मम्मी, बोला है इतने सारे कलर। हम लड़कों की तरफ देखो, बच बच के 2 कलर है, ब्लू और ब्लैक। रेड पहन ले तो ऐसा लगता है मिर्च घूम रही है रास्ते के ऊपर। समझ में आ रहा है? लड़कियों में टेंशन नहीं है भाई, कुछ भी पहन ले, लड़कियों को सब चलता है। कुछ भी, वॉयलेट, फ्लोरोसेंट ग्रीन भी चलता है। फ्लोरोसेंट ग्रीन समझते हो कि लड़की को अगर अंधेरे में खड़ा कर दो फिर भी चमकेगी, वो वाला फ्लोरोसेंट ग्रीन। समझ में आ रहा है? लड़का फ्लोरोसेंट ग्रीन पहन लेना, हाँ अच्छी, कतई घटिया लग रहे, मूड खराब हो जाएगा हाथू। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, अल्लाह माफ करे। तो अब ऐसे केस में वो साड़ी दिखा रहा है मम्मी को, मेरे को हर साड़ी पसंद आ रही है, हर साड़ी, एवरी कॉटन साड़ी, आई लाइक इट। मेरा मन है मैं ही पहन लूं जिंदगी के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना मम्मी। अब इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशंस होते हैं। पहली साड़ी को देख के थोड़ी अच्छी क्वालिटी की दिखाओ, इसकी भी बेस्ट थी। फिर वो किधर से तो भी ऊपर से एक आधी साड़ी निकाल के लाता है कि ऐसा लगे कि वो मेहनत कर रहा है और अच्छी क्वालिटी की साड़ी निकाल रहा है। इट्स नॉट ऑर्डिनरी। 2 खट ऊपर से, साड़ी सेम होगी, आपको सेम ही लगेगी हाथ को, मम्मी को अलग लगती है वो। फिर वो ऐसे खोल के, ये मैडम प्योर सिल्क। क्या? प्योर सिल्क। जैसी वो प्योर सिल्क बोलता, मैं उसके तरफ देखता था, क्योंकि साइंस में मैंने सिल्क बनाने का तरीका पढ़ा हुआ था कि कितनी मेहनत लगती है। और प्योर सिल्क सिर्फ व्हाइट कलर का होता है, इसमें तो रेड, ग्रीन, ब्लू सब दिख रहा है जिंदगी के अंदर। तो मैं उसकी तरफ देखता था, सच्ची प्योर सिल्क। ये एक जगह पे मेरे को कंफ्यूजन था, ठीक है। मम्मी प्योर सिल्क है, हाँ। फिर मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी प्योर सिल्क ना ऐसे नहीं, तेरे को कुछ समझ में आता है? चुप। अब यहां प्योर सिल्क एक्चुअली बताओ ना, तो प्योर सिल्क की पूरी साड़ी आप पूरी घड़ी करके एक माचिस के डिब्बी में समा सकते हो, इतना प्योर सिल्क होता है वो। और प्योर सिल्क हमेशा व्हाइट कलर का होगा, हमेशा व्हाइट कलर का। माचिस की डिब्बी लो आप, एकदम छोटी वाली नहीं, वो 25 पैसे वाली नहीं, इतना भी भिखारी पना नहीं, थोड़ी सी बड़ी वाली, ठीक है। तो वो आती है ना 2-5 रुपए के, तो वो लेना, पूरी साड़ी लेना। वो डब्बे के अंदर बाकायदा फंसती है, इसके यूट्यूब के ऊपर वीडियोज भी है, ठीक है, कि आप प्योर सिल्क को कैसे ट्रीट कर सकते हो। और प्योर सिल्क अगर आपने शरीर पे पहन लिया, पुराने राजा महाराजा पहनते थे प्योर सिल्क, ठीक है, आपने शरीर पे पहन लिया तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहना है, मतलब पहना होगा। बट प्योर सिल्क इज दैट लाइट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। और वो इतना बॉडी को अच्छा फीलिंग देता है प्योर सिल्क कि उसकी मतलब बात ही अलग है। तो प्योर सिल्क एक माचिस के डिब्बे में फंसता है, ये हमने साइंस के लेक्चर में सीखा था। जब सिल्क बनाने का वो नहीं, क्या वो वॉर्म रहता है, फिर वो तूती का झाड़ रहता है, सिल्क वर्म्स, ठीक है। तो वो पूरा लेक्चर, उसके अंदर मैडम ने बोला था हमारे कि प्योर सिल्क, और हमारे मैडम हमारे स्कूल के जो इतने डेंजर थे, उन्होंने इस प्योर सिल्क का एक मस्त वाला बड़ा ऐसा स्कार्फ लाया और छोटी माचिस के डिब्बे में ऐसे समा के दिखाया। तो अपने को तो प्रैक्टिकल एग्जांपल था जिंदगी के अंदर। तो उसने जैसे ही बोला प्योर सिल्क की साड़ी, मैंने मम्मी को बोला नहीं हो सकता, मम्मी ने दे दिया मेरे को एक रख के। मैं बोला अपन तो यहाँ वकालत करेंगे जिंदगी में, तो मैंने बोला माचिस की डब्बी ला, मम्मी ने दूसरा दिया। फिर मैं समझ गया कि अपन आके गलती कर दी है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो प्योर सिल्क जब कोई भी बोलेगा ना साड़ी वाला, इट्स अ पार्शियल डिस्क्लोजर ऑफ ट्रूथ, इट्स नॉट फुल डिस्क्लोजर। कोई भी प्योर सिल्क की साड़ी नहीं हो सकती, अगर होगी तो सिर्फ व्हाइट कलर में होगी। उसको डाई भी किया तो भी उसका वेट बढ़ जाएगा, वो फिर वो माचिस के डब्बे वाला इक्वेशन फिट नहीं होता।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पार्शियल ट्रूथ, आप जो भी बोलोगे ना प्योर कॉटन, अरे कॉटन छोड़ो, सब्जियां, सर ये एकदम ऑर्गेनिक प्योर सब्जी है, आजकल ऑर्गेनिक प्योर सब्जी हो ही नहीं सकती, इट्स क्वाइट डिस्क्वालिफाइड। जल्दी सब्जियां ब्रीडिंग करनी पड़ती है, ऊपर से खेती करने वाले लोग कम हो रहे हैं, प्रोडक्शन करने वाले लोग कम हो रहे हैं, और आप ये बोल रहे हो कि उतना ही प्रोडक्शन हो। ऐसा बोला जाता है कि 20 साल पहले अगर आप एक एप्पल खाओ, उसका न्यूट्रिशियसनेस और आज के एप्पल का न्यूट्रिशियसनेस, इसके बीच में 40% का डिक्रीज हुआ है। 40%, मतलब जितने मल्टीविटामिन वगैरह मिनरल्स आपको पहले एप्पल में मिलते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग से 20-25 साल पहले, वो अभी आपको नहीं मिलेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? आजकल के केले भी देखो, बनाना पूरे येलो, पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रॉपर केले को झाड़ के ऊपर राइप होने दो ना, इट विल बी डॉटेड वन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अभी तो ऐसे लगते हैं जो प्लास्टिक के कि असली है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो दिस इज अ पार्शियल ट्रूथ। वो जो भी आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बोल रहे हैं कि प्योर पार्शियल ट्रूथ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? दिस कैन ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड, बट आज के डेट में पार्शियल ट्रूथ भी ट्रूथ ही माना जा रहा है। सब्जियां भी वही मानी जा रही है, सब प्योर सिल्क बोल के वही खरीद रहे हैं, तो अब ऐसे केसेस में वो फ्रॉड नहीं। जब जमाना, सब्सटेंस इज ऑलवेज ओवर फॉर्म, जमाना अगर उस चीज को एज अ ट्रूथ एक्सेप्ट कर रहा है तो इट इज अ ट्रूथ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। तो इस चीज को मैं कहता हूं साइलेंस अमाउंट्स टू क्या बोले एक बार उसे? फ्रॉड। अगला आता है एसेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर इन्वॉल्व, द पार्टी थिंक दैट ही मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन, बट द रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट एग्जैक्टली? फॉल्स। Misrepresentation was made innocently. Innocently means unintentionally. Innocently and not to deceive the other party. Other party acted as per the contract, unknown of the misrepresentation. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में इसे मिसरिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोले एक बार उसे? वॉइडेबल। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो नेक्स्ट। सो मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर पहुंच गए। नाउ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोर्शन, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। मुझे बताओ क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज क्या बोले एक बार? वॉइडेबल। तो जरा देखना पहला ही हेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड मतलब बच्चों what is aggrieved? Affected party, damaged party, damaged or affected party लिख के रखना। ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या है बोले एक बार उसे? वॉइडेबल। व्हाट इफ, अब साड़ी वाला एग्जांपल लेते, उस बंदे ने बोला कि मैम प्योर सिल्क है, मेरे मम्मी ने साड़ी खरीद ली और बाद में वो प्योर सिल्क नहीं निकला, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है? बोलो हाँ है ना? तो मम्मी वो साड़ी वापस देने गई, और जब मम्मी साड़ी वापस देने गई उसने लिटरली प्योर सिल्क की साड़ी निकाल के दी। लिटरली प्योर सिल्क, पूरा प्योर, कि एकदम वो माचिस की डिब्बी वाला क्वालिफिकेशन मीट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है या परफॉर्मेबल हो जाएगा? परफॉर्मेबल होगा। मतलब जो डिफेक्ट है आप उसको निकाल दो, जो डिफेक्ट है आप उसको निकाल दो, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, वॉइड रहेगा? वैलिड। तो देखो नीचे क्या बोला है, सेंटेंस बड़ा क्लिष्ट है। पार्टी हाउएवर में इंसिस्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म एंड दैट ही शुड पुट द सेम पोजिशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। जो रिप्रेजेंटेशन किया अगर वो सही करना है, मतलब आप डिफेक्ट निकालना चाहते हो, तो डिफेक्ट निकालने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। तो वहां साइड में लिखना इफ द डिफेक्ट, वहां लिखना इफ द डिफेक्ट is removed from contract, it's valid contract. ओके, नेक्स्ट वाला एग्जांपल। अब एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल से समझना।
ठीक है। सब्जी खरीदने जाते हो? सब्जी जब खरीदने जाते हो तो उस वक्त सब्जी चेक करके लेते हो? बोलो हाँ है ना। तुम सब्जी खरीदने गए, समझो समर का सीजन चल रहा है, आम का सीजन, मैंगो सीजन, आम पता है ना, वही जिसका रस निकाल के खाते हैं, रस निकाल के थोड़ा सा दूध मिला के थोड़ी सी शक्कर और घी डाल के खाते हैं, वो वाला, वही जिसको काट के भी खाया जा सकता है, वही जिसको ऐसे ऐसे खाता है, याद है, वही जिसका मिल्क शेक भी किया जाता है, पता है ना, वो आमरस, वो वही पापड़ कुरडी के साथ खाए तो और अच्छा लगता है। बोलो हाँ। अरे आमरस नहीं पता आपको? 4-5 वाटी भर भर के खाते हैं, उसमें भी हापूस आम अलग, दशहरी, लड्डू, अलग अलग टेस्ट आती है। हाँ है ना, बोलो बादामी, बोलो ऐसा ना, मुंह तो बंद करो आंटी, एकदम सर। तुम अब आम लेने चले गए, क्या लेने चले गए? बचपन में सबसे पहले किसी फ्रूट का अगर तुमने ड्राइंग बनाया होगा, टिपिकल वाला ड्राइंग ना, और आम का पत्ता हमेशा लंबा होता है, ये तो बचपन से पता ही है हमको। अरे बोलो हाँ है ना, अपना टिपिकल ड्राइंग हुआ करता था ना आम का, और पूरे इस आम को येलो कलर, ऑरेंज या येलो, ऐसे इधर कलर उठाया, ऐसे आम, बराबर है, हाँ है ना। ड्राइंग फिनिश, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। अब बचपन में अगर तुम आम खरीदने जाते हो, समझो कोई आम बेचने वाला है, उसके पास आप आम खरीदने गए, या आम के ऊपर ऐसे छेद पड़े हैं, उसमें से एक आधा ऐसा सजीव प्राणी बाहर निकल रहा है, ठीक है, दिख रही है ना, इल्ली टाइप, हाँ सजीव प्राणी बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसमें से थोड़ा सा ऐसा रस टपक रहा है काले कलर का, तो आप ये आम बराबर बिल्कुल खरीदते हो ना, यही तो पसंद आता है। अरे वेज के साथ नॉन वेज का मजा। एनी जैन आउट देयर, जैन लोग, कोई जैन है? जैन नहीं है, कोई बात नहीं, बिंदास बात कर सकते फिर अपन, हाँ लेट्स गो, वर्चुअल पेन ड्राइव में होगा, सॉरी। सो अगर ऐसे मैं बोलूं कि इसमें से मस्त रस वगैरह टपक रहा है, तो आप ऐसे एक नहीं, ऐसे तो आप 10 आम लेके आओगे, हाँ ना? नहीं, क्या बात कर रहे हो? अच्छा ऐसे ही अगर आपको पोटैटो लेके आना है, पोटैटो, पोटैटो लाते हो ना बचपन से, कांदा और आलू तो हमेशा हर एक जन गया होगा कांदा और आलू लेने, हाँ है ना, ऐसा नो, मम्मी बोलती थी कांदा सफेदी लाना, बड़े साइज का मत लाना, मीडियम साइज का लाना, धूप काले में छोटा भी लाना फोड़ के खाने के लिए। अरे बोलो हाँ है ना, अरे बोलो ना हाँ है ना। तो ये किए नहीं कि जिंदगी के अंदर ये चले, मैंने तो बहुत किए हैं, ठीक है, उसमें भी अपना कमीशन रहता था ना, क्यों किए, हाँ है ना। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको जब सब्जियां लाने बोलते थे तो सब्जियां नॉर्मली आंखों से आप चेक करके लेते थे, बोलो हाँ है ना। समझो तुमने सब्जी वाले से सब्जी उठा ली, ये पूरी ऐसे छेद वेद वाली पूरी ऐसे सब्जी तुमने उठा ली, ठीक है, और तुम घर चले गए, मम्मी ने बोला ये क्या लाया, इसमें तो इल्लियों की सब्जी अलग बनेगी, फिर वो कोरोना वोरोना जैसा वायरस फैलता नको, ठीक है, तो इसमें मतलब ये बहुत खराब है, ऐसी चीज नहीं लानी चाहिए थी। सेम सब्जी वापस लेके जाओ सब्जी वाले के पास, भैया ये गलत है, लेगा वापस, वो क्या बोलेगा, भैया आपने देख के लिया ना, आपने देख के लिया ना, तब क्या वापस किस बात का, समझ में आ रहा है सबको, हाँ? अरे बोलो हाँ है ना। ये सेम चाइना मेड प्रोडक्ट के साथ भी होता है, तुम चाइना मेड चीज कोई भी खरीदने जाओ, वो तुमको चेक करके लाइटिंग वगैरह चेक करके लगा के दिखाते हैं, भैया बोले यहीं चेक कर लो, वापस लेके आओगे तो लेंगे नहीं, चाइना का है, बोलो हाँ है ना। अरे जोर से बोलो ऐसा ना। सो व्हेन यू कैन डिस्कवर, देखो बड़ा बड़ा सटीक क्लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट कब अवॉइडेबल नहीं होगा, व्हेन अ पर्सन हु हैड अ मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, खुली आंखों से सच्चाई देख सकते हो, चेक कर सकते हो, समझ सकते हो इसमें कोई डिफेक्ट है, खुली आंखों से सिर्फ चेक करके, और फिर भी अगर आप वो गलत वाली चीज उठा लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, क्योंकि आपकी गलती है कि आपने उसको चेक करके नहीं लिया।
क्लियर है? चाइनीज गुड्स के केस में यही होता है, वो लाइट भी दे बोलता है भैया चेक करके लेके जाओ, वापस लेके आओगे लेंगे नहीं, एक बार बेच दिया सो बेच दिया। क्लियर है? वेजिटेबल मार्केट चेक करके लेके जाना, ठीक है? गलत निकला, फिर ऐसा कभी होता है कि कभी घर पे कम से कम एक आधी बार तो सब्जी में इल्ली वगैरह निकली होगी, बराबर है? क्या मम्मी वापस देनी जाती है? मम्मी अरे यार नेक्स्ट टाइम देख के लानी पड़ेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट अब अवॉइड नहीं हो सकता। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, सो वहां लिख के रखो एग्जाम्पल, चाइनीज गुड्स, वेजिटेबल्स, नेक्स्ट वाला, where party to contract perpetrates the fraud or misrepresentation but the other party in fact misled by such a fraud or misrepresentation or contract cannot be avoided by क्या लिख बाजू से latter। other party is not in fact misled, मतलब एक बार सेंटेंस पढ़ के देखो। नहीं समझ में आया? मैंने तुम्हारे साथ फ्रॉड करने का कोशिश किया और तुमको समझ में आ गया मैं फ्रॉड कर रहा हूं, फिर भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, फ्रॉड के बावजूद भी, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वॉइड है? वैलिड है वॉइड है? जोर से बोलो, वैलिड है वॉइड है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि आपको फ्रॉड पता था फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। ऐसा मेरे साथ अभी अभी हुआ, टच वुड, ठीक है? बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एक फ्लैट मैंने खरीदा था, मैंने मतलब ऐसे घर वालों ने वगैरह मिलके, फ्लैट का नियरली कॉस्ट, अभी पुणे में फ्लैट लेना मतलब खोखे के नीचे तो है ही, रहता ही नहीं, तो हमने फ्लैट का कॉस्ट कुछ तो भी डिसाइड किया था स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ 1.10, ठीक है? 1.10 CR, ठीक है? 1.10 करोड़ का फ्लैट डिसाइड किया था, और जो बिल्डर था ना उसमें 2 पार्टनर्स थे। कितने पार्टनर्स थे? एक का नाम समझो P और दूसरे का नाम समझो K। हमने डील किया था P से, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन बचाने के लिए ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा कैश वैश देना, तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन बचाने के लिए मैं जिसके साथ फ्लैट परचेस कर रहा था, मेरा पार्टनर, उसने बोला कि अपन नियरली 20 लाख कैश देंगे, क्योंकि उसके पास कैश बहुत था पार्टनर के पास, अपने पास इतने पैसे नहीं कि पूरा 10 का एक साथ। हाँ, मैं बोला आधे मैं आधे तू, तो बोले कि मैं उसमें से 20 लाख कैश दूंगा। तो फ्लैट का P ने वैल्यू डाउन करके बोला 90 लाख कि 20 लाख कैश, तो फ्लैट का अपन रजिस्टर्ड वैल्यू कितना दिखाएंगे? 90 लाख। ये डिसाइड हुआ, ठीक है? 90 लाख का फ्लैट का वैल्यू डिसाइड हुआ और इन दोनों के बीच में झगड़े हो गए, और P ने बुक्स के ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड करके थी 90 लाख, और इसने साइट छोड़ दी। साइट छोड़ दी मतलब ये बिल्डर ने काम हाथ में लेना छोड़ दिया, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म कर रहा था के ने सबके कॉन्ट्रैक्ट देखे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 90 लाख लिखा था और हमने उसको 20 लाख का कैश दिया ही नहीं था। तो उसने 90 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया, ठीक है? उसमें भी उसने हमको क्या बोला कि एक काम करो, 90 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अपन इसको और 80 लाख पे लाते, तुम 10 लाख कैश देना। हम बोले हाँ, मतलब ये तो गायब हो गया। हम क्या पागल है, जाके बोलेंगे नहीं रे 20 बचे सो उसने बोला ये 80 का अपन दिखाते, बोले रजिस्टर्ड वैल्यू, अब उनके रिकॉर्ड में था 90 लाख, तो बोले 80 का अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तो 10 लाख बोले कैश देना। और वो हमको उल्लू बनाने चला था, हम 2 CA, वो हमको उल्लू बनाने चला था। वो क्या बोल रहा था कि ये 80 जो है ना, अब क्या होता है नॉर्मली जब आप 10 लाख देते हो कैश, तो उसके ऊपर 6% स्टैम्प ड्यूटी लगता है, 7%, ठीक है? अब 10 अगर कैश दिया तो 7% स्टैम्प ड्यूटी बच गया, मतलब 70,000 का स्टैम्प ड्यूटी बच गया। बोलो हाँ या ना?
70,000 का स्टैंप ड्यूटी बच गया। वो हमको क्या बोल रहा था कि ये जो 80 है ना, ठीक है, इसमें से अपन 10 कैश ले लेंगे, बचा हुआ पूरा का पूरा तुम मेरे को व्हाइट में दे दो। मतलब ये जो 70,000 स्टैंप ड्यूटी के बच रहे थे एक्चुअली हमारा सेविंग था, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी तो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे ना फ्लैट परचेस करने के लिए। तो उसने ये 70,000 भी खुद के अंदर लेने की कोशिश की। वो क्या बोला, 10 लाख कैश दे दो, बचा हुआ पूरा अमाउंट मेरे को दे दो। हालांकि उसने हमको जब 90 से 80 पे लाया तो उसने 80 में भी 70,000 का डिस्काउंट हमको देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि स्टैंप ड्यूटी उसकी बच रही है और वो स्टैंप ड्यूटी एनीवेज गवर्नमेंट को पे करनी थी। तो उसने 80 में से भी 70,000 निकाल के हमको टोटल वैल्यू कितना बोलना चाहिए था, 7930, क्योंकि ये 70,000 तो हम उसको देंगे, वो गवर्नमेंट को जाएंगे। पर जब हम उसको 10 लाख कैश देंगे तो समझ में आ रहा है इक्वेशन, हाँ है ना? जब हम उसको 10 लाख कैश देंगे तो 70,000 का स्टैंप ड्यूटी वो गवर्नमेंट को थोड़ी ना पे करेगा, वो तो खुद ही के पास रखेगा। अब ये चीज हमको तो समझ में आएगी, हम तो सीए है। हमको क्या बोला कि एक काम करो, तुम मेरे को 80 दे दो पूरे के पूरे व्हाइट में और 10 कैश में दे दो। मतलब वो 70,000 भी बचाने के लिए चल रहा था कि 70,000 वो खुद के पास रखेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हालांकि उसने हमको डिस्काउंट देना चाहिए था, पर हमने भी मना नहीं किया। बोला होने दे, इसको जब पता चलेगा ना, ये अभी सोच रहा होगा कि इसने हमारा 70 से काटा। फिर हमने ऑलरेडी काट चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो अब इस केस में वो फ्रॉड कर रहा है, हमें पता है, बट वी आर एक्सेप्टिंग। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब अगर वो 80 का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमने 80 उसको दे दिए ना, हम ये नहीं बोल सकते 70 स्टैम्प ड्यूटी के वापस कर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड किया और हमें फ्रॉड पता है, बट फिर भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो तो बोलेगा कि तुमको ऑलरेडी बोला था, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, पर ऑन रिकॉर्ड सिर्फ 90 है। समझ में आ रहा? अब ये उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने 70 का फ्रॉड किया है, तो वो 70 के चक्कर में 20 गंवा बैठा। समझ में आ रहा है? ऐसी चीज होती है। वो तो मैं बहुत खुदा का शुक्र करता हूं कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम कोई बिल्डर के पास जाऊंगा ना, पहले 2 पार्टनर वाला ढूंढूंगा कि दोनों के, और नहीं हो रहा होगा खुद ही लगा दूंगा एक आधा झगड़ा। समझ? तो ये होता है। मतलब बैठे बैठे कब, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। जब इनका झगड़ा हुआ, वो ऑफिस में बैठा था, उन्होंने फोन किया कि सर मिलने आ जाइए, वो ओल्ड पार्टनर छोड़ के चला गया, मैं नया पार्टनर हूँ, पहले मैं देख रहा था, अब मेरे को पूरा ही देखना है, आप आ जाइए। तो उसने ऐसे फाइल में से रब करके शीट निकाला, तो आपके फ्लैट का वैल्यूएशन कितना है? हम बोलने वाले थे 1,10, पर पहले डिस्कस, हम जब भी ऐसे पार्टनर साथ में जाते हैं ना, और पार्टनर कौन है पता है? विजय सारडा सर। और मैं तुमको यकीन मानो, हम भाव करने बैठ गए ना तो इतने कुत्ते जैसे भाव करते हैं कि वो खतरे में आ जाए। हम ये फ्लैट लेने के पहले एक फ्लैट का भाव करने गए थे, उसने हमको वैल्यू बोला था 2,15,00,000। हमने उसका भाव कितना किया होगा? 1,55,00,000। 70 लाख से वैल्यू कम करवाई थी उसकी, 60 लाख से। मेरी BMW लेने जब गए थे ना, बर्थडे था मेरा, ठीक है, उसने हमको वैल्यू कोट की थी 50 लाख, मतलब 49-70, ठीक है, हम उसको 39-70 पे लेके आए। सवेरे 11:30 से शाम के 6:30 तक बैठे थे। एंड में सेल्समैन ने हमकारे हाथ जोड़ लिए, बोले सर मेरा जॉब चला जाएगा, इससे कम मत करो। वो अभी भी याद करता, अभी भी अगर हमने वहां शोरूम में पैर रख दिया ना, भाग जाएगा किधर तो भी। उसको मालूम है इन्होंने पकड़ लिया तो ये गेम कर देंगे करके। तो ये विजय सर, तो हम दोनों बहुत मतलब भाव करने बैठ गए। तो बहुत, उनका फ्लैट जो था, उन्होंने फ्लैट का वैल्यू उनको बोला था 2,60, हमने उसको 2 पे लाया। कुछ भी उसमें कुछ भी दे देंगे बैठे, कुछ भी दे देंगे। और ऊपर से सीए किया है ना, तो 3-4 टैक्स तो ऐसे ही जोड़ देते हैं जो नहीं थे। ठीक है, तो यहां अब देखना सिचुएशन, 80 का 10 उसने, अब उसने गलती क्या कर दी? उसने 70 का छुपाने के लिए उसने फ्रॉड कर दिया। 70 का छुपाने के लिए उसने क्या किया? फ्रॉड। अब जब उसने निकाला रब करके कि कितना है, तो मैं और विजय सर पहले किसी मीटिंग में जाने के पहले डिस्कस कर लेते क्या बोलना है, और थोड़ा परसेप्शन रखते, पहले उनको ही बोलने देते क्या क्या बोल रहे हैं। तो उसने पूछा तुम्हारे फ्लैट का कॉस्ट कितना है, तो हमने बोलना चाहिए था 1,10। लिखा है ना सर, लिखा है, और हमको पता था क्या लिखा है। और ये तो था, झगड़े हो गए तो ये दोनों बात करने से नहीं रहे,
ठीक है, इनके बात करने के पहले अपने को रजिस्ट्री कर लेनी है। एक बार एग्रीमेंट के ऊपर 90 लाख आया, किसी का बाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एग्रीमेंट पे 90 लाख आ गया, गेम ओवर। क्लियर है कंसेप्ट। और उसमें भी जिस बिल्डिंग में फ्लैट लिया, उस बिल्डिंग में वो एरिया का कॉर्पोरेटर रहता है, और वो कॉर्पोरेटर से पहले से ही बहुत अच्छे रिश्ते। तो अगर वो कुछ कर भी ले, है साइड में कॉर्पोरेटर है, तो ऐसे सिचुएशन में अब दोनों बैठे, वहां लिखा है, उसने अच्छा 90 का तुमने डील किया, बोला हाँ। हम मीटिंग एंड होने तक के फ्रस्ट्रेशन में थे कि इसको 20 की बात पता है या नहीं पता है। और नॉर्मली कैश वाला ट्रांजैक्शन कहीं लिखते नहीं है, कहीं नहीं लिखते। वो कोई एक सेपरेट फाइल रहेगा, उसके अंदर वो अंडरटेकिंग लिखा हुआ रहेगा, और वो फाइल वो ओल्ड पार्टनर के पास ही होगा। टैक्स वैक्स के रेट की वजह से वो रखते ही नहीं उसको डॉक्यूमेंटेशन, मेन ऑफिस में तो नहीं है। तो अब हम इस चीज के पीछे लगे हैं कि अब उसको 20 पता चलने के पहले रजिस्ट्री कर। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो दिस इज हाउ द सिचुएशन गोज। अब उसने 70 के पीछे 20 का, उसने 20 का 70,000 के लिए उसने फ्रॉड कर दिया। अब उसको भी पता है कि उसने 70K का फ्रॉड किया। अब जिस दिन उसको पता चलेगा और वो बोलेगा नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स करो, वो नहीं कर सकता, बिकॉज ही वॉज अवेयर ऑफ द फ्रॉड, स्टिल ही इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और फ्रॉड तो खुद ही कर रहा है। अब उसके लिए वॉइडेबल नहीं होगा, हमारे लिए भी वॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि 70,000 का फ्रॉड वो कर रहा है, बट हम, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक बार रजिस्ट्री हो गई तो ये मिटाना मुश्किल है। आइडिया क्लियर है। तो ऐसे केसेस भी होते हैं जिंदगी के अंदर। मैं दुआ करता हूं तुम्हारे साथ ये जरूर हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज अंडरस्टैंड, where a party to contract perpetrate the fraud or misrepresentation but the other party not in fact misled by such fraud। हम मिसलेड नहीं हुए, हमें पता ये 70,000 खाएगा। हम इतने पागल तो नहीं है ना यार, बैक रिवर्स कैलकुलेशन फाउंडेशन में सिखाया जाता है अपने को, ठीक है। तो बैठे बैठे हमने कैलकुलेट कर लिया कि 10 लाख का बोल रहा है 70,000 खाएगा, बोला खाने दो, लेट हिम बी हैप्पी, नशे में रहेगा अच्छा रहेगा, ठीक है, एंड के लिए अच्छा अपना, ठीक है। सो इज मिसरिप्रेजेंटेशन द कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी अवॉइडेड बाय केवल एक बार लैटर। अगर उसको पता है वो फ्रॉड कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकता, ना ही हम कर सकते, बिकॉज हम भी फ्रॉड पे ही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। जोर से बोलो सर ना। नीचे, as to the consequence of the rescission of voidable contract, the party residing a voidable contract should, if he has received any benefit thereunder from the other party to contract, restore such a benefit so far as may be applicable। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जिस पार्टी को डैमेज हुआ है वापस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको। पूरा डैमेज आपको क्या करना पड़ेगा, वापस। जो भी बेनिफिट आपको मिला है वो सब क्या करना पड़ेगा, वापस। जैसे मैंने आपको जेरोक्स मशीन बेची ना चलने वाली, आपने मेरे को 1 लाख रुपए दिए, मुझे पूरे 1 लाख वापस देने पड़ेंगे। क्लियर है कंसेप्ट। रिस्टोर द बेनिफिट, जो मिला है वो वापस करो। टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वॉज, केवल एक बार उसे रिसीव, उसको वापस करो जिससे ये मिला हुआ है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं। जोर से बोलो सर नो। एक बार उसको वापस से पढ़ लो मिस्टेक पे जाने के पहले। गो फॉर इट फास्ट। बैठ जाओ, आज जल्दी बिठा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से पूरा 2 घंटे। समझ में आया क्या, बोलो सॉरी। बैठो। एवरीबॉडी डन? हो गया क्या? नेक्स्ट अगली चीज के ऊपर हम जा रहे हैं, वो क्या है बोले बाजू से, मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक 2 टाइप के होते हैं, मिस्टेक एज टू लॉ और दूसरा लिखा है मिस्टेक एज टू फेस। उसको फैक्ट करो। मिस्टेक एज टू फेस क्या होता है, मिस्टेक एज टू फैक्ट लिखा सबने। मिस्टेक एज टू लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोले बाजू से, वैलिड। मैंने आपको बोला था ना कि अगर मिस्टेक एज टू लॉ है, परसेंटेज टैक्स रेट चेंज हो गया, इमटेरियल मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड। लेकिन वही अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मिस्टेक है,
कि ड्रग्स बेचेंगे दोनों मिलके महाराष्ट्र में, तो वॉइड ही है। क्लियर है? तो इसको आप ऐसा डिवाइड करो दो पार्ट में, मिस्टर हैज टू लॉ मटेरियल इमटेरियल। मटेरियल मीन सब्जेक्ट मैटर, तो वॉइड। जैसे गुटखा सेल कॉन्ट्रैक्ट इन महाराष्ट्र, immaterial tax rate is valid. नीचे यूनिलैटरल मिस्टेक, ठीक है। अब मिस्टेक एज टू फैक्ट में, अच्छा उसके पहले सेकंड पॉइंट रहेगा मिस्टेक लॉ में, मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ इज नोन एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये मैंने ऑलरेडी बोला था बच्चों, स्टार मार्क करके रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। डन एवरीबॉडी? यूनिलैटरल मिस्टेक, ओनली वन पार्टी इज एट द मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट इज क्या बोले एक बार, नॉट अवॉइडेबल। सिर्फ एक पार्टी अगर मिस्टेक में है तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेबल या अवॉइडेबल, नॉट अवॉइडेबल या अवॉइडेबल, वहां नॉट निकाल दो, कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल। फॉल्स आइडेंटिटी ऑफ अदर पार्टी एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंड्यूसमेंट विद इंड्यूसमेंट एंड विदाउट द फॉल्ट, मतलब गलत आइडेंटिटी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली गलत है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड ही है। इसको फॉल्स आइडेंटिटी को तो हम फ्रॉड ही बोलेंगे ना बच्चों, तो लिख के रखो फ्रॉड। इंड्यूसमेंट मतलब सामने वाले पार्टी को आपने इंड्यूस किया, हिप्नोटाइज किया, लेके आए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फ्रॉड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बायलैटरल मिस्टेक में, बायलैटरल मिस्टेक में मटेरियल मिस्टेक है तो दोनों पार्टी की मटेरियल मिस्टेक है तो वॉइड हो जाएगा। ये देखो यहां पे both the parties are at the mistake is material, contract is void. Now what is material mistake? Mistake as to subject matter. अंक्या ने साग्या को घोड़ा बेचने को कॉन्ट्रैक्ट किया, घोड़ा मर गया था, दोनों को नहीं मालूम, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। क्लियर है? या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, घोड़ा मर गया तो कैसे को परफॉर्म करेंगे? क्लियर है आंसर? वॉइड। एंड इमटेरियल है बच्चों तो इमटेरियल है तो वैलिड। लिवल का हो गया सबका? आ जाओ नीचू, डिफरेंस ही डिफरेंस है, द बड़े बड़े डिफरेंस। आर यू रेडी? मुंडी मुंडी सटको, स्ट्रेट बैठो, कॉन्सेंट्रेट, लेट्स गो। सो यूनिलैटरल और बायलैटरल मिस्टेक, मीनिंग यूनिलैटरल का लिखो ओनली वन पार्टी इज एट द मिस्टेक, bilateral both the parties are at mistake. सेक्शन यूनिलैटरल मिस्टेक का 21, बायलैटरल 22। इफेक्ट यूनिलैटरल मिस्टेक का इफेक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। बायलैटरल का इफेक्ट, अगर मटेरियल है तो वॉइड, इमटेरियल है तो वैलिड। ऐसा दो लिखो, इफ मटेरियल देन वॉइड, इफ इमटेरियल देन वैलिड। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बोल पाओगे? वॉइड मतलब क्या होता है बच्चों?
which cannot be enforced by law. Voidable, which can be enforced at the option of one party but not the other party. कंसेप्ट समझ में आया? तो void में लिखना the contract not enforceable by law, the contract not enforceable by law is void contract. ये तो मतलब दूसरी मंजिल पे बैठने जैसे ही है. Is void contract. Voidable, contract is enforceable at the option of one party. Contract is enforceable at the option of one party, but not at the option of other party. But not at the option of other party is voidable. Is voidable. Status of void contract बच्चों, cannot be executed. Cannot be executed. और voidable का can be or cannot be executed. Depends. Can be or cannot be executed. Voidable में can be or cannot be executed. नेक्स्ट, राइट्स. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट्स होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता राइट्स के. राइट किस बात के? सिर्फ ये होता है पुट द पार्टीज इन अ पोजीशन दैट कॉन्ट्रैक्ट डिड नेवर हैपेंड. सो लिखना नो राइट्स बट, पूरा सेंटेंस लिखना है नो राइट्स बट पुट द पार्टीज इन अ पोजीशन, पुट द पार्टीज इन अ पोजीशन as contract did never happen. As contract did never happen. Voidable contract में rights, aggrieved party का क्या right है? It can avoid the contract and it can claim the damages also. तो लिखना it can avoid the contract, it can avoid the contract and it can claim benefits and damages also. It can claim benefits and damages also. Next, performance of contract. voidable contract, void contract performable होता है क्या? नहीं. सो लिखना नॉन परफॉर्मेबल. void contract non performable. voidable may or may not be performed. May or may not be performed. नेक्स्ट वाला रीजन. void contract किस वजह से होता है? इलीगैलिटी और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. दो चीजें, इलीगैलिटी और इम्पॉसिबिलिटी. और बायलैटरल मिस्टेक, और बायलैटरल मिस्टेक एज टू मटेरियल थिंग. इससे भी void ही होता है ना, बायलैटरल मिस्टेक एज टू मटेरियल थिंग. voidable का रीजन, शुरू हो जाओ. coercion, undue influence, fraud, mistake, misrepresentation. लिखो पाचो. coercion, undue influence, fraud, mistake, misrepresentation. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ void कॉन्ट्रैक्ट. नो इफेक्ट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं ना. नो इफेक्ट्स. voidable,
depending on the choice of the party. Depending on the choice of the party. Depending on choice of the party. Next, damages. No damages can be claimed in the void contract. Voidable में damages can be claimed. डन एवरीबॉडी? सांगा हो. यहां आपका खत्म होता है फ्री कंसेंट. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? अगले चैप्टर के ऊपर चले. चलो नेक्स्ट कंटेंट. एक बार एक काम करो, फ्री कंसेंट वापस से पूरा देख लो, एक नजर घुमा लो, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, पूरे चार्ट्स वगैरह रजिस्टर में जो जो लिखा है सब चेक कर लो. फिर ही मैं आपको आगे लेके जाऊंगा.
कोणाचा? किसका फोन रह गया इधर? आपका है? ट्रांसफर कर देना. पढ़ना हो गया? चलो डन एवरीबॉडी. पढ़ना हो गया है पक्का? ओके. एक लंबा वाला चार्ट बनाया है. ओवर एक्टिंग. सो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. मैंने आपको ऑलरेडी जब कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक इक्वेशन बताया था, याद है? क्या आपको याद है? क्या आपको याद आया? याद दिलाऊं? ये वाला याद आया? जिस वक्त मैंने लिखा था कि आपका लीगल होना चाहिए. क्या लीगल होना चाहिए? कंसिडरेशन. तो अभी अपन इस पार्ट के ऊपर पहुंच गए हैं. समझ में आ रहा है? जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन आपको लिख के दिया था तब ये चीज बताई थी आपको ऑलरेडी. यस और नो? तो अब आ जाओ जरा. ठीक है.
लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। कौन कौन से ऑब्जेक्ट इलीगल माने जाते हैं? वन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। एक एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखना चाहूंगा सो दैट आपके चार्ट में एग्जाम्पल रहे और आपको समझ में आए। जैसे गुटखा, कॉन्ट्रैक्ट इन महाराष्ट्र, या फिर मर्डर वाला कॉन्ट्रैक्ट, मर्डर 1 2 3, हाँ है ना। दूसरा, सो ये फॉरबिडन बाय लॉ है। इफ परमिटेड विल डिफीट द लॉ, अलाउ किया तो लॉ खराब हो जाएगा भैया, ऐसा कुछ। ये कॉन्ट्रैक्ट अलाउ कर दिया तो भैया लॉ टूट सकता है। बोलो, एक दिन तुम गाड़ी चला रहे थे, पुलिस ने तुमको पकड़ लिया। पुलिस पकड़ लेते हैं तो अपन क्या क्या तो बहाने बनाते हैं जिंदगी में, भैया हॉस्पिटल जाना है, दोस्त एडमिट हुआ है। अब उसने अलाउ कर दिया तो तुम लॉ तोड़ सकते हो, ठीक है। सो ट्रैफिक लॉज, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। दूसरा और एग्जांपल, अलाउ किया तो लॉ डिफीट हो जाएगा। ऐसे कोई चीज है जो आप नॉर्मली इलीगल करते हो? इनकम टैक्स, ऐसा बोला जाता है कि 130 करोड़ लोगों में से नियरली 13 से 14 करोड़ लोग देश के बाहर आना जाना करते हैं, और 1 करोड़ के ऊपर रिटर्न फाइल करने वाले पूरे इंडिया में सिर्फ 50,000 लोग हैं। 13-14 करोड़ लोग बाहर आना जाना करते हैं और 1 करोड़ के ऊपर रिटर्न फाइल करने वाले सिर्फ 50,000 है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नॉर्मली तोड़ा जाता है इनकम टैक्स। आइडिया क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट वाला, फ्रॉडुलेंट। अभी अभी हमने देखा था, बोलो हाँ है ना, कवर्ड इन फ्री कंसेंट। अरे देखा था या नहीं देखा था? भूल गए? गजनी पीपल, देखा नहीं देखा? सर अभी ना बैटरी ना सर इन्वर्टर पे लग गई सर। नेक्स्ट वाला, इंजुरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी, कोर्शन। ये भी हमने कहा देखा? फ्री कंसेंट में। फिर कोई भी इमोरल एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन इमोरल एक्टिविटी? कोई एग्जांपल? एनी एक्टिविटी अंडर इंडियन पिनल कोड, हैरासमेंट, ठीक है। तो ऐसे सब एक्टिविटीज को इंडियन पिनल कोड में सब कवर हो गए। साथ में क्या बोले बाद उसे? हैरासमेंट। ये भी टाइप ऑफ कोर्शन ही है। और फिर आते हैं सबसे मेन, एग्रीमेंट अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक के खिलाफ वाला एग्रीमेंट, जिसके अंदर इतने तमाशे हैं। 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान देना। पहला एग्रीमेंट, नाम नंबर आगे। सो एग्रीमेंट विद द अलाइन एनिमी। अलाइन एनिमी सुना है? जोर से बोले सर। ना, ये हमने देखा है अलाइन एनिमी। कहां देखा है? एलियन एनिमी, कैपेसिटी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अलाइन एनिमी इज वॉइड या वैलिड? वॉइड। दूसरा, एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम। एग्रीमेंट किया, क्राइम करने वाले हैं, चलो ड्रग्स बेचते हैं, चलो कोकेन बेचते हैं, एग्रीमेंट टू कमिट, चलो मर्डर करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, हाँ है ना। सो एनी एग्रीमेंट टू सेल ड्रग्स, कलर, एनी एग्रीमेंट टू सेल ड्रग्स, एनी एग्रीमेंट ऑफ सुपारी मैन। सुपारी मैन पता है ना? सुपारी दिया किसी को मारने का, तो जिसको दिया वो क्या होता है? सुपारी मैन। एनी एग्रीमेंट ऑफ किडनैपिंग। किडनैपिंग मतलब क्या? हलवा, फतवा, अगवा,
अगवा, अच्छा हिंदी वाला, बोला क्या हो गया। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू इंटरफियर विद द जस्टिस। ओ माय द गॉड्स, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट टू इंटरफियर विद जस्टिस? बताओ बताओ, सुनोगे? गिविंग ब्राइब टू जज। लोग लॉयर अपॉइंट करते हैं, तुम होशियार निकले, तुमने जज को ही घूस दे दी। गिविंग ब्राइब टू क्या बोले से जज। एग्रीमेंट विद द इंटरफियरेंस ऑफ जस्टिस, इन जस्टिस के साथ इंटरफेयर कर रहे हो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? या गिविंग ब्राइब टू गवर्नमेंट ऑफिसर, समझ में आ रहा है सबको? गिविंग ब्राइब टू पुलिस, ये तो सर लीगल है, ये थोड़ी इलीगल है। मामू को 100 रुपए देना लीगल होना चाहिए सर। ब्राइब टू किसको? पुलिस। तमन में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मतलब आपने एग्रीमेंट किया कि सामने वाला पार्टी केस नहीं कर सकता। कंसेप्ट समझ में आए? फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं बोला मैं तुमको 5 स्टार बेचेगा, तुम बोले सर क्या रेट से बेचोगे? मैंने बोला मैं तुमको 5 स्टार बेचेगा, 10 रुपए का एक 5 स्टार। आप बोले सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट डन। 20 रुपए का 5 स्टार मैं आपको 10 रुपए में बेच रहा था, मैं बोला और डिस्काउंट देता हूं, 20 का 5 स्टार 10 महीने में तुमको 5 में बेचता हूं, लेकिन कुछ गलत हुआ तो तुम मेरे ऊपर केस नहीं करोगे, तुम मेरे ऊपर केस नहीं करोगे, मैंने और डिस्काउंट दे दिया आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज एग्रीमेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग। ये लीगल प्रोसीडिंग के खिलाफ का एग्रीमेंट है, ये वॉइड है। तो अगर मैंने 5 स्टार आपको 5 में भी बेचा ना, स्टिल यू हैव राइट टू स्यू मी, स्टिल यू हैव राइट टू फाइल अ केस ऑन मी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो दैट मीन्स एग्रीमेंट नॉट टू फाइल अ केस, एग्रीमेंट नॉट टू फाइल क्या बोले बाद उसे? केस और लिटिगेशन, और क्या बोले बाद उसे? लिटिगेशन। ऐसा एग्रीमेंट जो केस या लिटिगेशन फाइल न करने का है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस सुना है? क्या होता है? जैक सुना है? जैक, जैक सुना है? कभी आपने देखा अगर कोई बंदा एमपी बन गया, चुनाव जीत गया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आ गया, उसके सभी रिलेटिव उसको ऑटोमेटिक जॉब लग जाती है? क्या सब एक साथ क्वालिफाई हो जाते? चाचा, भतीजा, मामा, भांजे सब गवर्नमेंट ऑफिसेस में। कैसे? क्या इसे कहते हैं? जैक लगाना, सेटिंग, सेटिंग लगाए। हाँ, सो सेटिंग लगाना, एग्जाम में मत लिखना सिर्फ इसको। हाँ, सो ये तुम्हारे लिए है, सेटिंग लगाना। क्लियर है? जिसको और बोलते हैं जैक लगाना। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस मतलब जिनका क्वालिफिकेशन नहीं है उनको भी गवर्नमेंट जॉब मिल जा रही है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, आइडिया क्लियर है मैं क्या क्या? अच्छा, सो उनको भी जॉब लग जा रही है। क्लियर है कंसेप्ट? ट्रैफिकिंग इन कौन से ऑफिसेस? पब्लिक ऑफिसेस। फिर एग्रीमेंट अपोज्ड टू ड्यूटी। व्हाट डू यू मीन बाय अपोज्ड टू ड्यूटी? काम न करवाने के लिए रिश्वत देना। जैसे असेसिंग ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर को आपने ब्राइब दिया नॉट टू असेस टैक्स, नॉट टू असेस क्या लिखा जो से? टैक्स। ये है आपका एग्रीमेंट अपोज टू ड्यूटी। क्लियर है? उसका ड्यूटी था टैक्स असेस करना, तुमने ब्राइब दे दिया, अब वो टैक्स असेस नहीं कर रहा। मामू को रिश्वत देना, मामू को 100 की पत्ती देना, उसका ड्यूटी था। तुमने हेलमेट नहीं पहना, तुमको रोकना, तुमने सिग्नल तोड़ा तो तुमको रोकना, तुमने 100 की पत्ती दिखा दी, मामू बहक गया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अगेंस्ट ड्यूटी। एग्रीमेंट अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी। व्हाट डू यू मीन पर्सनल लिबर्टी? पर्सनल फ्रीडम। क्लियर है? जैसे किडनैपिंग, किडनैपिंग ये पर्सनल लिबर्टी वाला एग्रीमेंट है, अगेंस्ट इट है। मेरे नालायक बच्चों, मेरे प्यारे से होनहार से नालायक बच्चों, बोलो निकम्मो, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो जिंदगी में। सब धीरे धीरे 1:30 बजे तक तो ऐसे नचे पड़े हुए मिलोगे 2-4 लोग। सो क्या है किडनैपिंग? अगेंस्ट लिबर्टी है। बोलो हाँ है ना? सो किडनैप हो गया। और हैरासमेंट,
समझ में आ रहा है? अब देखो कुछ कुछ एग्रीमेंट रिपीट हो रहे हैं, जैसे एग्रीमेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग, ये वाला एग्रीमेंट अगेंस्ट, नहीं लीगल प्रोसीडिंग नहीं, हाँ एग्रीमेंट इंटरफेरेंस ऑफ जस्टिस एंड एग्रीमेंट अगेंस्ट डूइंग द ड्यूटी, ये दोनों सेम लगेंगे आपको, ये और ये सेम लगेगा आपको, लग रहा है? हाँ है ना? इधर भी ब्राइब वगैरह दे रहे थे हम और इधर भी हम ब्राइब वगैरह दे रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? पर इधर एग्रीमेंट इंटरफेयर विद द जस्टिस, यहां धमकी देना या थ्रेट देना भी आता है, जैसे जज को ही थ्रेट दे दिया कि भैया अगर आपने हमारे खिलाफ दे दिया ना डिसीजन तो हम ना आपको सुधार देंगे। समझ में आ रहा है सबको? उधर यूपी बिहार सुना है ना आपने? हाँ, तो ऐसे गन लेके चलते हैं ना, कट्टा घोड़ा लोकल वाले, या सुनो तो भैया हम बोल रहे थे कि अगर आपने दे दिया डिसीजन हमारे खिलाफ तो हम ना आपको सुधार देंगे। समझ में आ रहा है? सब चाचा विधायक है हमारे, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को याद रखना, दैट इज एग्रीमेंट अगेंस्ट जस्टिस एंड अपोज टू ड्यूटी। बचा है, खत्म नहीं हुआ, अभी तो इंटरेस्टिंग वाले आ रहे हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सुनना, समझो सल्लू भाई ने अभिषेक भैया से कॉन्ट्रैक्ट किया कि सल्लू भाई अभिषेक भैया को 100 करोड़ रुपए देंगे अगर वो मिस ऐश से शादी ना करे। अभिषेक भैया ने भी साइन कर दिया कि 100 करोड़ तो वैसे भी नहीं मिलने वाले मेरे को, पिक्चर ही नहीं। तो अभिषेक भैया ने साइन कर दिया कि 100 करोड़ मिल रहा है, ले लो भाई, और दूसरा सलमान से कौन पंगा ले। हाँ ना, करियर ही खत्म हो जाते हैं लोगों के तो, ठीक है। तो अभिषेक भैया ने साइन कर दिया, सल्लू भैया ने साइन कर दिया, बट नॉट नेसेसरी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। साइन करने के बाद भी अभिषेक भैया मिस ऐश से शादी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी भाभी बन गई है, भाभी बोलो, समझ में आ रहा? अरे बोलो, भाभी नहीं, हाँ बोलो। नेक्स्ट, अगला मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज मैरिज ब्रोकरेज? सुनने में कितना अजीब लगता है मैरिज ब्रोकरेज। समझो रवीना को शादी करनी थी, अभी माइनर है वो, फिलहाल मेजर होगी कभी ना कभी। रवीना को शादी करनी थी। अब शादी के लिए आपने देखा होगा मैट्रिमोनियल एजेंट्स आते हैं। सो रवीना को शादी करनी थी, उसने एक मैट्रिमोनियल एजेंट वाला आदमी पकड़ा और उसको बोले मेरे लिए लड़का देखना है। वो बोले हाँ मैडम कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल देखेंगे, कैसा चाहिए? रवीना बोले बहुत पैसे वाला चाहिए, पैसा ही पैसा। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। तो बोले कितना पैसे वाला? तो रवीना बोलती है जितना ज्यादा ढूंढोगे उसका 1% तुम्हारा। स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता, सीए होने से भी कुछ नहीं, पैसा चाहिए। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा पैसा उसका 1% तुम्हारा। मैरिज ब्रोकरेज, शादी को बेच दिया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है, ऐसे नहीं, हाँ मजाक, ठीक है, लेट्स गो। सो मतलब सीरियसली मत लेना, हुआ तो भी नहीं लेना, ठीक है, लेट्स गो। हाँ। सो ये चीज को याद रखना, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कि आप ऐसी कोई डील नहीं कर सकते एजेंट के साथ कि भाई 100 करोड़ की पार्टी लाएगा तो 1% तेरा, 200 करोड़ की लाएगा तो 2% तेरा। क्लियर है कंसेप्ट? दिस इज हाउ इट शुड नॉट बी डन। एग्रीमेंट अगेंस्ट मैरिटल ड्यूटीज। अब अभिषेक भैया ने तो ऐश भाभी से शादी कर ली। शादी इन्हीं में होती है, भैया की भाभी से, चाचा की चाची से, मामा की मामी से, इन्हीं में शादी होती है ना। अरे बोलो हाँ है ना? कुछ अलग हुआ है क्या? इन्हीं में तो होती है। सो अभिषेक भैया ने ऐश भाभी से शादी कर ली। सल्लू भैया को फिर भी चैन नहीं है। सल्लू भैया को फिर भी चैन नहीं है। अब सल्लू भैया ने अभिषेक भैया से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया, इसलिए अभिषेक भैया पिक्चर ही नहीं कर रहे, सभी इसी कॉन्ट्रैक्ट से हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? सल्लू भैया ने अभिषेक भैया से 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया इस बार। कितने करोड़ का? 200, कि ऐश भाभी को छोड़ के चले जाए शादी के बाद, मैरिड। मुझे बताओ, अगर अभी भैया ने इसके ऊपर साइन भी कर दिया तो भी छोड़ के जाना कंपलसरी है क्या? तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज केवल एक बार से वॉइड। वो वाला भी वॉइड था,
ये वाला भी वॉइड है, इसलिए सल्लू भैया फ्रस्ट्रेशन में आके जंगल के लोगों को और इंसान के लोगों को मारते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये चीज को याद रखना। आगे, एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर और रेवेन्यू अथॉरिटीज। रेवेन्यू अथॉरिटीज मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम्स ऑफिसर, क्रेडिटर, इन सबको उल्लू बनाने का एग्रीमेंट किया। क्या बनाने का एग्रीमेंट किया? जोर से बोलो, क्या एग्रीमेंट किया? उल्लू। जैसे टैक्स का छुपाना, टैक्स को छुपाना, टैक्स छुपाते हैं ना। आपको बेस्ट तरीका बोलूं टैक्स छुपाने का? आजकल क्या करते हैं लोग, आजकल क्या बहुत सालों से कर रहे हैं। हाँ, लोग पता है, अगर इनकम अभी तो गलत, अभी तो खतरनाक हो गया है, 1 करोड़ के इनकम ऊपर चली गई सरचार्ज 2%, 2 करोड़ के ऊपर चली गई 5%, 3 करोड़ के ऊपर 7%। मतलब तुम तुम्हारी जिंदगी का 47% टैक्स तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे दोगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तुम अगर कमाओगे 47% टैक्स गवर्नमेंट को दोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग से, जो प्रोडक्ट के ऊपर तुम पे करते हो। क्लियर है? कभी कभी तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट को बोलने की इच्छा हो जाती है मेरी, एक काम करता, कमाता मैं, इनकम पूरा रख ले, टैक्स मेरे को पे किया कर। अब नहीं तो क्या, चलो इंडायरेक्ट टैक्स दो। मतलब इंडायरेक्ट टैक्स के नाम पे जो भी चीजें हम खरीदते हैं उसके ऊपर इंडायरेक्ट टैक्स है। मतलब अगर मैं 40% अगर अपन डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, और अगर हर प्रोडक्ट के ऊपर 20% इंडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी 18% के हिसाब से, और 60% तुम्हें टैक्स पे कर रहा है, तो उससे अच्छा तो तुम रख लो ना, 60% मेरे को दो, मैं पूरा इनकम कमा के तुमको देता। क्या गलत बोला? मतलब मैं मेरे लिए कमा रहा, गवर्नमेंट के लिए कमा रहा हूं। अभी तुमको फील नहीं आएगा, तुमको फील तब आएगा जब जेब से दिना मुन्नू, समझ में आ ना? देखो कैसे चेहरा खिलखिलाया तुम्हारा है। सर तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। सो टैक्स को छुपाना, एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर एंड, क्या बोले एक बार? रेवेन्यू अथॉरिटीज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ, ये खतरनाक है, इसको अपन स्टार मार्क करेंगे, बड़ा वाला इधर ही छोड़ देंगे, फिलहाल इसको नहीं देखना, अपन इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट वाला, अनसर्टन एग्रीमेंट्स। अंक्या ने साग्या से कॉन्ट्रैक्ट किया ऑयल बेचने का। क्या बेचने का? ऑयल। कौन सा ऑयल, क्या प्राइस पे, किस पर्पज के लिए, क्यों यूज कर रहे हो, किधर, क्या प्राइस, कौन सा, कैसे। अच्छा सोचो जिंदगी के अंदर निकम्मो, कतई घटिया लोग है। सो अंक्या ने सागे से ऑयल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, स्पेसिफिकेशन से अनसर्टन एग्रीमेंट, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बोले एक बार उसे? वॉइड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सुन नो। लास्ट वाला वेजरिंग एग्रीमेंट, तुम्हारा फेवरेट, बचपन से कर रहे हो ना तुम ये? हाँ या ना? वेजरिंग मतलब बेट लगाना, सट्टा, वेजरिंग एग्रीमेंट। बचपन से नहीं कर रहे तुम ये जिंदगी में? स्कूल में बैठे हो, अरे तेरे को पता है वो मैडम बीमार हो गई, आज नहीं आएगी। पगले आज ही तो मैंने स्कूल में उसको देखा। अरे मैं बोल रहा हूँ वो दवाई लेने आई थी स्कूल में। अरे दवाई लेने स्कूल में क्यों आएगी? डॉक्टर के पास जाएगी ना। अरे नहीं, कल दवाई स्कूल में भूल गई थी। कुछ भी बोल रहा है तू, लगा बैठ। वेजरिंग एग्रीमेंट। कोई और बीमार, तुम मजे आ रहे जिंदगी में। वेजरिंग एग्रीमेंट समझ में आ रहा है? दोस्त को देख के तेरे को लगता है ये फाउंडेशन पास होगा? नहीं लगता। अबे बम पढ़ रहा है वो, तेरे को नहीं मालूम? अबे नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ खाली है। अबे उसको सब आते, सेक्शन वेक्शन पूरा बोलता है। अबे कुछ नहीं आता, टेस्ट में मार्क देख लेना उसके। लगा बैठ, लग गई। उसकी जिंदगी का सवाल है, तुम मजे ले रहे हो उसके। समझ में आ रहा है? क्रिकेट की मैच, हे भगवान, 10 का 50, 5 का 20। आईपीएल में तो ऐसे डुलो। हाँ है ना? यस और नो? अभी तो वो क्या तो साइट निकल गई उसकी, क्रिकेट 11, हाँ ड्रीम 11, वो तो लीगल कर दिया उन्होंने सट्टा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो सट्टा, वेजरिंग एग्रीमेंट इंडिया में वॉइड है, बेटिंग कर नहीं सकते। सर हम कसिनो में तो खेलने जा सकते हैं, वो वैलिड है। सर घोड़े के रेस के ऊपर भी तो पैसा लगा सकते हैं, वो भी वैलिड करके रखा है। सर लॉटरी, लॉटरीज वेजरिंग एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को इन चीजों से बहुत रेवेन्यू आता है। लॉटरी वॉटरी के सब रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो अलाउ करते हैं। गोवा में कसिनो वैलिड, वैसे गोवा में बहुत कुछ है पर कसिनो वैलिड है।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। तो इसको हम क्या कहते हैं बोले एक बार? वेजरिंग एग्रीमेंट। ये वो तूफान, आंधी, सुनामी सब है जिसे हम कहते हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लीगैलिटी ऑफ कंसीडरेशन। धूप, हाँ ना? लिखोगे अभी? हाँ तो कभी जिंदगी में बोलोगे नहीं तुम। फोटो, अच्छा ये भी पता है तुमको? निकालो, घर से लिख के लाओगे प्रॉपरली पर अच्छे से 2 पेजेस के ऊपर लिखना, 1 पेज के अंदर नहीं आएगा ये। रुको 1 मिनट, मेरी फोटो मत खींचो, होल्ड। हाँ खींचो, खींच लो खींच लो। ये मोहतरमा है, ग्रुप पे डाल देना फोटो खींच के। ये खींच लिया? सांगा हो, ड्रैग करूं? क्या हुआ? सब झूम झूम करने की जिंदगी में। ये हो गया लिखना? लिखना नहीं, खींचना। उधर के भी 2 लोगों ने डाल देना फोटो ग्रुप पे। सो यहां एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होता है, नलायक को बोलो, खत्म। ठीक है, लेकिन अपना रीड करना बाकी है, इसको अपन कल रीड करेंगे। आज अपन ने सिर्फ कंसेप्चुअली देखा। कंसेप्ट समझ में आया? चलो आज के लिए काफी करते हैं। कल मेरे को ये पब्लिक पॉलिसी वाले सब याद चाहिए। याद चाहिए म्हणजे पाइजे। और जिन्होंने 3 टाइम नहीं लिखा है, कल मेरे को 9 केस लॉज 3 टाइम लिखे हुए भी होने चाहिए, जिन्होंने आज नहीं लिखे। या अगर आपका 1 बार रह गया तो 1 बार कंप्लीट करना, 2 बार रह गया तो 2 बार कंप्लीट करना, जितना रह गया उतना कंप्लीट करना। ठीक है, आज के लिए काफी कर। सॉल्व टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड डे।